स्वदेश पर आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। बाजार में लगातार 4 दिन की गिरावट हो गई है। कल निफ्टी ने 25,000 के लेवल को डिफेंड किया। निफ्टी बैंक की बात करें तो 55,000 के स्तर को किसी तरह से बचाया, लेकिन आज फिर से संकेत थोड़ी सी कमजोरी है, ज्यादा कमजोर नहीं। गिफ्ट निफ्टी 30 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी करके रिकवरी आ रही है, लेकिन अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो सेटअप थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में मुनाफा वसूली हो रही है और हम देख रहे हैं कि एशिया से भी संकेत कुछ खास निकल के आ नहीं रहे हैं। तो अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। बाजार में आपकी हम पक्की वाली प्लानिंग कराएंगे और पैसे आपके जरूर बनेंगे, ये हम अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से सुनिश्चित कराएंगे। स्टॉक्स की न्यूज, ब्रोकरेज रिपोर्ट, तमाम चीजें होंगी और हमारे एक्सपर्ट्स के ट्रेडिंग कॉल तो होंगे ही होंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं 4 सबसे अहम ट्रिगर के साथ, जिन पर होनी चाहिए आज आपकी भी नजर। तो अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे सत्र में हमने कमजोरी देखी। डाउ जोन्स कल करीब करीब 250 अंक लुढ़का। नैस्डैक पर प्रेशर रहा। हालांकि आज अगर आप यूएस के फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहां पर आपको मजबूती के संकेत थोड़े से मिलेंगे। लेकिन गिफ्ट निफ्टी 25,100 के नीचे है। कल हमने देखा निफ्टी भी 25,000 के लेवल के पास जाके किसी तरह से बच गया। पिछले 4 सत्र में जो निफ्टी की गिरावट रही है वो रही है करीब करीब 1.5 से 2.25% के आसपास की। ब्रेंट क्रूड में हम देख रहे हैं कि 2% का उछाल आया है। भाव है 7 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास, $69 प्रति बैरल के ऊपर निकल गया है भाव। सोने चांदी की बात करें तो गोल्ड सिल्वर में थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली आई है। हालांकि बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि ज्यादा गिरावट हो। रिकॉर्ड स्तर के आसपास सोना टिका हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कॉमेक्स पर भाव है $3775 के आसपास। कल हमने देखा था कि $3800 प्रति आउंस के ऊपर भाव निकल गए थे। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो आज कुछ फार्मा कंपनीज फोकस में रहेंगी। ल्यूपिन की एक HIV की दवा को मंजूरी मिली है तो ल्यूपिन फोकस में रहेगा। ग्लेनमार्क ने कैंसर की दवा के लिए एक करार किया है और ये करार हुआ है हेंग्रुई फार्मा के साथ। डील के लिए 160 करोड़ रुपए का अपफ्रंट पेमेंट भी कंपनी कर रही है। तो ये 2 कंपनियां भी आज फोकस में रहने वाली हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक। ऑफ कोर्स मिले जुले संकेत जरूर आ रहे हैं, लेकिन एज अ क्रिकेट लवर भारत के लिए तो एक केक वॉक था। अब आराम से एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं और कोई स्ट्रेस नहीं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक एक करके सारे टीम्स को हरा दिया और अब आई थिंक लिस्ट में बांग्लादेश है। हाँ शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए 15-20 साल पहले जो सहवाग काम करते थे ना भारतीय टीम के लिए, टीम इंडिया के लिए, कि प्रेशर शुरुआत में ही रिलीज कर देते थे, वो काम कर रहे हैं अभिषेक शर्मा। और ये काम वो बार बार कर रहे हैं। मतलब 22-23 T20 मैचेस का उनका करियर है, लेकिन आप करियर का स्ट्राइक रेट देखेंगे ना तो 200 का स्ट्राइक रेट है और कभी भी निराश नहीं कर रहे हैं वो। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली 75 रन से ऊपर की। कल भी हमने देखा कि उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। हालांकि शुरुआत कल उनकी थोड़ी स्लो रही है। शुरुआत के 9 गेंदों पर सिर्फ 9 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने गियर शिफ्ट किया, कमाल के मतलब पिक करके वो सिक्स मारने की जो एबिलिटी है ना वो अमेजिंग है। तो क्रेडिट पूरा का पूरा अभिषेक शर्मा को कल का गया, क्योंकि बाकी अगर आप देखेंगे शुभमन गिल ने स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन फिर वो बाउंड्री लाइन पर कैच थमा बैठे एक छक्का मारने के चक्कर में। अदरवाइज सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चला, तिलक वर्मा खामोश रहे, अक्षर पटेल से भी रन नहीं बन रहे थे। हार्दिक पांड्या ने आके लास्ट में थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम जितना बनना चाहिए था ना उतना नहीं बना। बनना चाहिए था 200 रन के आसपास का, क्योंकि 11 ओवर में 110 रन बन गए थे। 10 के रन रेट से भारतीय टीम रन बना रही थी, तो उस हिसाब से थोड़े कम रहे। लेकिन अनडाउटेडली बॉलिंग भी काफी जबरदस्त रही। पहले बुमराह ने शुरुआत अच्छी की भारतीय टीम के लिए, उसके बाद स्पिनर्स का दबदबा हमने देखा। वरुण चक्रवर्ती हो या फिर कुलदीप यादव ने बड़ी शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 18 रन दिए। तो ये इंडियन टीम अजय लग रही है और उम्मीद यही करेंगे शरद, क्योंकि हमने तमाम टीमों को हराया है और एशिया कप हम ये जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब इस भारतीय टीम का फिलहाल कोई मैच लग नहीं रहा है। यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स देखे तो एकदम A1 परफॉर्मेंस भारतीय टीम दे रही है। लेकिन एक और परफॉर्मेंस जो है वो है ट्रम्प की तरफ से परफॉर्मेंसेज आता है। और अब देखें पिछले हफ्ते से इनके जो परफॉर्मेंसेज है बढ़ते जा रहे हैं। उंगा यानी यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, यहाँ पे जो है तीखा वॉर जो है वो बात करने लगे और अब जो है सब पे निशाना साध रहे हैं। सिर्फ
इंडिया चाइना ही नहीं, आप देखा जाए तो यूरोप में भी आ रहे हैं। अभिषेक, किस तरह ये गैदर कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में? फिर बड़बोलापन शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। शरद, मतलब ये बड़ा अमेजिंग है। देखिए, ट्रंप मतलब कुछ कहें तो खबर में, ट्रंप के साथ कुछ हो तो ट्रंप खबर में। अब ये मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, संयोग नहीं हो सकता है, मेरे साथ ट्रिपल सबोटाज की कोशिश की गई और पहले एस्केलेटर रुका। हालांकि यूएन की तरफ से सफाई आई है कि ट्रंप के साथ ही कोई व्यक्ति चल रहा था, उन्होंने गलती से वो स्टॉप लीवर दबा दिया था एस्केलेटर पर, इसके चलते वो रुक गया। उसके बाद ट्रंप जब स्पीच देने पहुंचे तो वहां पर उनका टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था। ट्रंप ने करीब 15 मिनट अपना भाषण बिना टेलीप्रॉम्प्टर के दिया और बाद में ट्रंप अपनी पीठ खुद भी थपथपा रहे हैं। इतना आत्ममुग्ध आदमी ने मैंने आज तक शरद देखा नहीं है। वो खुद ही कह रहे हैं कि ये सब लोग कोई नहीं कर पाता, ये मैं था जिसने ये कर लिया। और बड़े अच्छे रिव्यूज आए हैं मेरे इस स्पीच के बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। उसके बाद उनका माइक खराब हो गया। बाद में जब स्पीच उन्होंने खत्म किया, उन्होंने मेलानिया ट्रंप से पूछा अपनी वाइफ से, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। तो ट्रंप का कहना है कि ट्रिपल सबोटाज की कोशिश की गई है और यूएन के सेक्रेटरी जनरल से उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग भी की है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मुझे लगता नहीं कि अच्छा इतने बड़े मंच पर और दुनिया के एक सबसे पावरफुल नेशन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ कोई ऐसा करेगा, ये संयोग ही है। बट ट्रंप है, ट्रंप को कुछ कहना है, सोशल मीडिया उनका पावरफुल टूल है, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग लिखते रहते हैं, हमें भी मजे लेने चाहिए। ज्यादा इसको क्या इसकी विवेचना करें हम लोग। जी बिल्कुल, लेकिन कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप की। ये एटलीस्ट ये तो हम सीख सकते हैं इनसे कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स कैसे लग रहे हैं अभिषेक? किस तरह जो है लगता है कि सुस्ती आज भी रहेगी? क्या क्या ट्रिगर्स आप देख रहे हैं? शरद, ट्रिगर ही नहीं है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ट्रिगर नहीं है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। कल के सत्र में भी कुछ इसी तरह का हमने माहौल देखा है। डाउ पौने 200 अंक गिरा है, नेस्डेक 75 अंक, S&P 500 में 20 अंकों के आसपास की गिरावट रही है और लगातार दूसरे सत्र में बाजार कमजोरी के शिकार हुए हैं। अब ट्रिगर यह है कि आज देखिए वीकली जॉबलेस क्लेम्स के नंबर आने वाले हैं। अब देखते हैं कि नंबर कैसे आते हैं। वैसे यूएस फेड के चेयरपर्सन जेरोम पावेल भी बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहे होंगे, क्योंकि जेरोम पावेल ने जो स्टेटमेंट दिया है कि इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म में दिक्कतें हैं, इन्फ्लेशन के बढ़ने का रिस्क है, एम्प्लॉयमेंट के गिरने का रिस्क है और उसके चलते अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कि परसों के सत्र में गिरावट आई थी और कल फॉलो अप थोड़ी सी हमने प्रेशर वहां पर देखा है। तो आज ये नंबर क्रूशियल होंगे कि किस तरह की पिक्चर निकल के आती है रोजगार के फ्रंट पर, लेबर मार्केट के फ्रंट पर। लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें अगर शरद, तो एनवीडिया, ओरेकल, माइक्रोनटेक, ये कुछ जो आईटी और एआई सेमीकंडक्टर वाले जो शेयर हैं, कल भी हमने गिरावट वहां पर देखी है और इसने नेस्डेक पर प्रेशर बनाने का काम किया है। एशियाई बाजारों की बात करें तो 2 दिनों की तेजी के बाद निkkei फिसला है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि करीब 100-150 अंकों के आसपास की गिरावट वहां पर हो रही है और कोस्पी भी कल गिरा था। आज हम देख रहे हैं कि सपाट कारोबार है। तो एशिया मार्केट का भी जो मूड है थोड़ा सा ना वो सुस्ती का ही है, थोड़ी कह सकते हैं कि प्रेशर वहां पर दिख रही है। लेकिन सोना जो रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचा थे, सोने चांदी रिकॉर्ड हाई से थोड़ी थोड़ी नीचे तो आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा वहां पर कोई गिरावट आई है। सोना अभी भी $3775 के आसपास बना हुआ है, लेकिन क्रूड पहुंच गया है 7 हफ्ते की ऊपरी स्तर पर। $69 प्रति बैरल के आसपास के क्रूड के भाव हैं और थोड़ी सी इसको लेकर चिंता है, क्योंकि वेनेजुएला, रशिया, इराक से थोड़ी सप्लाई को लेकर चिंता है और अमेरिका में भी स्टॉक पाइल घटा है। उसके चलते हमने कच्चे तेल पर प्रेशर थोड़ा सा देखा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो कच्चे तेल में जो है वॉलेटिलिटी आ गई है। कॉपर में भी देखें तो 3% की जो है अपमूव आई। फोर्स मेजर जो है ग्रासबर्ग में देखने मिला। फोर्स मेजर बेसिकली अगर सिंप्लीफाई करें तो टेम्परेरी जो है क्लोजर कहा जाता है। लेकिन अभिषेक, ग्लोबल एसेट क्लासेस में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है, लेकिन क्रूड को लेके जो है एक छोटा सा रिसर्च भी आपने बनाया था। बहुत सारे फैक्टर्स अब प्ले करने लगे हैं और देखिए देखते देखते हम बात भी नहीं कर रहे थे, हमें लगा कि एक रेंज में फंसा रहेगा क्रूड, लेकिन 7 वीक हाई लेवल्स पे आ गए हैं। अभिषेक, क्या ट्रिगर्स लग रहे हैं? शरद, देखिए थोड़ा सा भाव ऊपर गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत कोई इसको ज़्यादा इससे चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि $69 प्रति बैरल के आसपास के भाव हैं और अगस्त की शुरुआत में ये प्राइसेस हमने देखे थे, तो उस प्राइस पर फिर से लौट के आ गया कच्चा तेल।
कुछ छोटे मोटे ट्रिगर बने हैं। एक तो हमने कल बताया था कि इराक के कुर्दिस्तान रीजन में थोड़े सप्लाई को लेकर चिंताएं हैं। बाकी वेनेजुएला से या फिर रशिया से भी एक्सपोर्ट को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं। उसके चलते कच्चे तेल को थोड़ा सपोर्ट मिला है। एक चीज और हुई है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में जो स्टॉक पाइल है, यानी कि कच्चे तेल का जो भंडार है, वो गिरा है करीब 6,07,000 बैरल। हालांकि एनालिस्ट को उम्मीद थी कि इसमें कमी आएगी 2,35,000 बैरल की। तो काफी एक सरप्राइज फॉल आया है अमेरिका के स्टॉक पाइल में। तो इसके चलते हमने कच्चे तेल को थोड़ा सपोर्ट मिलते हुए देखा है। यूक्रेन ने एक हमला किया है रूस के वोल्गोग्राद शहर में 2 पंपिंग स्टेशन पर। थोड़ा सा सप्लाई को लेकर कंसर्न्स हैं। और रूस का एक पोर्ट सिटी है नोवोरिसिक, वहां पर उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान किया है। ये काफी क्रूशियल सी पोर्ट है और इसी के जरिए हम देखते हैं कि कच्चे तेल का भी एक्सपोर्ट रूस करता है। वहां से ग्रेन्स का भी काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। तो ये कुछ थोड़े डिसरप्शन है, इसके चलते कच्चे तेल को हमने सपोर्ट लेते हुए देखा है। लेकिन भाव अपने कंफर्ट रेंज में, जब तक 70-75 से नीचे हो तब तक आपको बहुत कोई कच्चे तेल को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोला चिंता ना करें, थोड़ा सा अपमूव ज़रूर आया है, लेकिन अभी भी कहेंगे कि आप देखें तो बड़ा ट्रेंड है, ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा, क्योंकि ग्लोबल जो है आप कह सकते हैं डिमांड लेवल्स पे जो है अभी भी थोड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। तो उस पर भी जो है हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। लेकिन एक एक करके जो है हम सारे एसेट क्लासेस पे जो है आपको डिटेल रिसर्च बताते रहेंगे। कॉपर की भी बात हमने कर ली, थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है गोल्ड और सिल्वर स्पेस पे। लेकिन अभी भी जो भी हमारे कमोडिटी एनालिस्ट से हमारी बातचीत हो रही है तो कह रहे हैं कि पोजिशनली ट्रेंड जो है अप साइकिल में ही चल रहा है। और डोमेस्टिकली भी देखा जाए तो प्राइसिंग जो है यहाँ पे देखें तो इस पर नज़र रहेगी। लेकिन चलिए अब हमारे जो है एक्सक्लूसिव सेगमेंट के पास चलते हैं। हमारे एडिटर स्टेक पे हमारे साथ जुड़ रहे सजीत मंगत, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं ईटी नाउ स्वदेश के। गुड मॉर्निंग सजीत सर। गुड मॉर्निंग सर बताएं कि सर FIDI के आंकड़े अब धीरे धीरे करके FI अब 3 दिन की सेलिंग देखने मिल रही है, शॉर्ट्स में भी कुछ आया नहीं इम्प्रूवमेंट। अब क्या लग रहा है? अब लग रहा है कि थोड़ा FIs और डिले करने वाले हैं। देखिए, जो बात चल रही है, अगर आप देखें तो FIs की 3 बास्केट है, राइट। उनमें से एक तो एक्टिव है, एक्टिव FIs जो एक्टिव पोर्टफोलियो करते हैं, एक पैसिव है और जो एक प्रॉप FI होते हैं जो करते हैं। हम जो सेलिंग देख रहे हैं वो एक्टिव और प्रॉप में देख रहे हैं, पैसिव में नहीं देख रहे, मतलब इंडेक्स फंड्स या ETF में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो तो इंडेक्स लेवल है को मेंटेन कर रहे हैं, राइट। तो अगर इंडेक्स नीचे जाएगा तभी वो बिकेंगे, पर इंडेक्स तो हमारा मेंटेन कर रहा है, सेम 25,000 में मेंटेन कर रहा है। सो जो पैसिव फंड्स हैं वो होल्ड ऑन कर रहे हैं, एक्टिव है जो वो बेच रहे हैं। काफ़ी कारण है, कई सारे मार्केट हैं जहाँ पर वो जा रहे हैं, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, उन सारे मार्केट्स में हम ये फ्लोज देख रहे हैं उधर जाते हुए। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आज की डेट में 25,000 का जो निफ्टी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है और वहाँ पर उतना सपोर्ट नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि और मैं तो ऑप्शंस के डेटा से बता रहा हूँ। टेक्निकल वाले अलग से अपने बताएंगे कि 25,050 का जो सपोर्ट है वो होना चाहिए, जब भी वो होगा वो बाउंस होगा, वो सब सही है। कल हमने देखा कि 25,050 के नीचे जाके ऊपर आया वो, बट अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो वहाँ पर उतना सपोर्ट नहीं है। रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, 25,100 25,200 पे रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब कॉल राइटिंग हो रही है काफ़ी सारी, तो ऊपर जाने में तो मुश्किल होगी। और आज वाइल निफ्टी नहीं होगा, सेंसेक्स तो है, तो स्टॉक्स में प्रेशर्स होंगे, वो बिल्कुल होंगे उसमें। तो वो देखने को मिलेगा, बैंकिंग स्टॉक्स कुछ होंगे जहाँ पर ये खेलते हैं लोग, तो वो वहाँ पर वो कुछ प्रेशर देखने को मिलेगा उधर। सो ओवरऑल अगर आप देखें निफ्टी का सेटअप, डाउनवर्ड बाइस तो दिख ही रहा है मुझे आज की डेट में। हाँ, 5वें दिन दिख रहा है वो। और रुपी भी अभी थोड़ा सा गिरने के बाद थोड़ा सा वापस बढ़ा है, 88.67 में है। तो वो भी एक देखने को मिलेगा कि अगर रुपी अगर और यहाँ से वीक होता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें लेवल तो देखनी पड़ेगी हमको। बिल्कुल सर। सजीत सर, गुड मॉर्निंग सर। 4 दिन की गिरावट हो गई, करीब 1.5% नीचे आ गया है निफ्टी। आज आपके हिसाब से रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि बाजार अब यहाँ पर रुकेगा और थोड़ा सा मतलब 25,000 के आसपास बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर अभी अवॉइड करें?
देखिए, मैं बाइंग और सेलिंग में तो बताऊंगा नहीं आपको कि वो तो आपको एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, पर मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि जो लेवल दिखने को देख रहे हैं हम आज के डेट में, वहाँ पर आज के डेट पे डाउनवर्ड बाइस बहुत है। वो भी इसी बेसिस पे है क्योंकि ऑप्शंस की अगर आप ट्रेडिंग देखेंगे, ऑप्शंस निफ्टी की हम देखें तो वहाँ पर 25,100 के आसपास आपको रेजिस्टेंस बिल्ड होते हुए दिख रहा है, और जैसे ही आप उसके ऊपर लेवल्स ऊपर जाएंगे वहाँ पर और रेजिस्टेंस आता जा रहा है। और जबकि नीचे की तरफ जो देखेंगे तो कुछ टेक्निकल एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि 24,900 तक जा सकता है, उसके नीचे जाएगा तो जो कुछ कवरिंग देखने को मिलेगी। बट एफआई के दौर से देखेंगे तो हम एफआई को अगर हम कल के एफएनओ में अगर हम देखेंगे तो एफआई कल नेगेटिव रहे और डीआई पॉजिटिव रहे, और एफएनओ में अगर हम देखें तो लगभग शॉर्ट्स थे 600 करोड़ के एफपीआई के निफ्टी फ्यूचर्स में, और शॉर्ट्स उसमें भी थे बैंक निफ्टी में भी थे तो लगभग 100 करोड़ के। बट ओवरऑल एफआई का जो लॉन्ग पोजीशन है वो बढ़ गया था, लगभग 14.5% हुआ है। तो मिक्स सिग्नल आ रहा है वहाँ पर डेटा के हिसाब से, बट ऑप्शंस जो ट्रेड हो रहे हैं उसके हिसाब से तो लग रहा है कि 25,000 एक अच्छा मीन्स सपोर्ट होना चाहिए, पर उसमें उतना दम नहीं है। बिल्कुल। और सर निफ्टी बैंक पे लेके जो है ऑफकोर्स कल देखा थोड़ा सा पीएसयू बैंकिंग में थोड़ी सी सपोर्ट आई थी, बट अभी तक प्राइवेट बैंक्स का कुछ सपोर्ट नहीं आ रहा है। थोड़ा सा एक्सिस बैंक का बीच में आता है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक कुछ सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। किस तरह लग रहा है निफ्टी बैंक का सेटअप रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो हो रहा है रोटेशन हो रहा है, रोटेशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर में हो रहा है। वो हमको देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से हमने प्राइवेट बैंक्स में डिलीवरी बहुत हाई देखी है। अब पिछले 2-3 दिन का डेटा देखेंगे तो एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, इन सब में डिलीवरी बहुत हाई था, और स्टॉक्स गिरे भी थे, तो बिकवाली हो रही है, और एट द सेम टाइम पीएसयू बैंक्स में कुछ खरीदारी भी हो रही है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निफ्टी पीएसयू बैंक का अगर सितंबर में देखें तो लगभग 10% बढ़ा है, और निफ्टी बहुत बड़ा मूव है, और निफ्टी प्राइवेट बैंक जो है वो सिर्फ 3% बढ़ा है। तो आउट परफॉर्मेंस देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक का, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में भी ये बात हो रही है कि पीएसयू बैंक को थोड़ा सा रीरेट किया जाए। वो इसलिए किया जाए क्योंकि हम तब बैंक्स को देखते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट्स के हिसाब से देखते हैं, और सबके सब 0.6 0.8 में कर रहे थे, पर कोई अभी 1% के आसपास आ गया है। ये वो प्राइवेट बैंक्स रहते हैं, नहीं, प्राइवेट 1.7 1.8 में रहते हैं, और पीएसयू बैंक्स अराउंड सब 1% देते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक अभी 1% की तरफ पहुंच रहे हैं। तो वो जो हमने जो मूव देखी है हमने निफ्टी जो पीएसयू बैंक पे, उसकी वजह से वैल्यूएशन थोड़े बढ़े हैं, बट एट 1% भी पीएसयू बैंक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कारण क्या है कि पिछले 5 साल में पीएसयू बैंक की वैल्यू 5 गुना बढ़ गई है, 20 से अब तक 5 टाइम्स मार्केट वैल्यू बढ़ी है उनकी। दूसरा, एनपीए क्लीन अप हो गया है, तो एनपीए लेवल इज मच लोअर एंड इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक्स। तो उसके साथ कंपेयर क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इनके पास काफ़ी 10% के ऊपर ये क्रेडिट ग्रोथ दिखा रहे हैं। आपके एसबीआई हो गए, बाकी सारे बैंक हो गए तो हो गए। चौथा बात ये है कि इन सारे बैंक्स ने मार्केट से पैसा उठाया है, इक्विटी मार्केट से, और सारे बड़े, कारण कुछ भी हो, ओएफएस हो या फिर क्या नाम है क्यूआईपी हो या मोर, तो इन सब के पास जो है इक्विटी पड़ी हुई है जो वो लेंड कर सकते हैं अगर इक्विटी ये लेंडिंग साइकिल इंक्रीज होता है। तो ये सारी जो चीज़ अगर आप देखेंगे तो एक तरह से एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हो रहा है पीएसयू बैंक्स के लिए कि ये अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ग्रोथ कहाँ से आता है बैंक्स को कैपिटल चाहिए होता है। कैपिटल ये बैठे हुए हैं, एसेट क्वालिटी बेटर है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी दिख रही है, तो सारे पैरामीटर में टिक बॉक्स हो रहा है इनका। नाउ आप ये कह सकते हैं कि भाई इनका प्राइस टू बुक लोअर है, हाँ है, क्योंकि उनको ट्रेडिशनली पीएसयू बैंक्स को प्राइस टू बुक हमेशा डिस्काउंट मिलता है प्राइवेट बैंक्स के खिलाफ। बट क्या ये इनफ है एक रेटिंग के लिए? हाँ, री रेटिंग के लिए ये इनफ है, क्योंकि अभी यहाँ से अगर 1.7 पे भी जाना है तो 70% का जंप है। यहाँ से 1.7 नहीं जाएगा, बट 1.2 तक तो जा ही सकता है। सो मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स अभी ऐसे पोजीशन में हैं कि जहाँ से वो ग्रो कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग
जी सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, जब भी हम मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक की बात होती है तो एक डिबेट हमेशा रहती है कि बड़े बैंकों की तरफ जाएं या फिर मिड कैप साइज वाले बैंक्स के साथ, क्योंकि फाइनेंशियल्स दोनों तरफ काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, एनपीए क्लीनअप हुआ है। आपका टेक क्या होगा, बड़े बैंक्स या फिर मिड कैप, री रेटिंग कहाँ पर बेहतर होगी? देखो, री रेटिंग मुझे मेरे हिसाब से री रेटिंग जो है बड़े बैंक्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी। देखिए, अगर आप पीयूसी बैंक को हम ब्रेकअप करेंगे तो आपको दिखेगा कि नीचे की 6 या 8 बैंक ऐसे हैं जहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम है। जब मैं लिक्विडिटी बोलता हूँ तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स अवेलेबल हैं लोगों को ट्रेड करने के लिए बहुत कम है। गवर्नमेंट का स्टेक 75% से ज़्यादा है वहाँ पर, और गवर्नमेंट खुद वहाँ पर अपना स्टेक कम करने की कोशिश कर रही है टू 75%, ताकि मिनिमम पब्लिक फ्लोट को वो मीट कर सके। तो वहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी प्राइस की, क्योंकि आप जब भी कुछ खरीदने जाएंगे, क्योंकि शेयर्स अवेलेबल नहीं है तो प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत हाई होगी, या नीचे की तरफ भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है। बट देखने जाए तो टॉप 5 और 6 पीएसयू बैंक्स जो हैं आज के डेट में वेल प्लेस्ड हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी भी है, वहाँ पर उनके फंडामेंटल भी सही हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी जो नीचे के बैंक्स हैं उनके नहीं है, उनके भी फंडामेंटल सही है, बट वहाँ पर एक एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है जिसको कहते हैं हम लिक्विडिटी यहाँ पर, और या फ्लोट जिसको कहते हैं, जिसको हम फ्री फ्लोट कहते हैं मार्केट में। वो फ्री फ्लोट वहाँ पर नहीं है, पर यहाँ पर सारे बैंक्स में फ्री फ्लोट है। और वहाँ फ्रॉम उस पर्सपेक्टिव से टॉप रंग 5 या 6 बैंक्स जो हैं वो एक ऐसे स्थिति में है कि वहाँ से ये इनका ग्रोथ कंपैरेबल होगा या बेटर होगा प्राइवेट बैंक्स के खिलाफ। प्राइवेट बैंक्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। एक आईसीआईसीआई या कोटक को छोड़ के आप देखेंगे तो सब जगह पर कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहे हैं। आपका एचडीएफसी बैंक है जो ज़्यादा वो अपने आप को खुद लो ग्रोथ करवा रहा है, क्योंकि उनका जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है वो बहुत हाई है, तो उनको उसको कम करना है, तो वो म्यूटेड ग्रोथ को गाइड कर रहे हैं। आपका इंडसइंड बैंक में इशू चल रहा है। एक्सिस बैंक में परफॉर्मेंस सही रहा है, पर कुछ प्रोविजनिंग का वो है, तो ज़्यादा और आरबीएल में भी ये इशू चल रहे हैं प्रोविजनिंग के। तो अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंक्स के कैटेगरी में 1 या 2 बैंक हैं जो सिर्फ स्टैंड आउट हो रहे हैं, और बाकी सब बैंक्स अगर ग्रो भी कर रहे हैं तो वहाँ पर इश्यूज भी हैं। तो मेरे हिसाब से आज के डेट में पीएसयू बैंक्स का जो बास्केट है टॉप 5 और 6 बैंक्स का, वो बहुत ही अच्छी तरह इस तरह से बिल्ड हो रहा है कि यहाँ पर री रेटिंग आने की उम्मीद है। और आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो मोतीलाल ओसवाल का भी एक रिपोर्ट आया था, एक रिपोर्ट आया जो बोल रहा है कि पीएसयू बैंक्स में री रेटिंग हो सकती है। तो वो भी एक इंडिकेटर है कि मार्केट अब पीएसयू बैंक्स को नोट कर रहा है कि कहाँ पर पैसा डाला जाए। जी बिल्कुल, पीएसयू बैंक्स पे इंटरेस्ट है और प्राइवेट बैंक्स पे एक ओवरहैंग कहीं ना कहीं हर एक बैंक में एक लग रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सजीत सर, आप आए और हमने जो पूरा व्यू बताया पूरे मार्केट्स का। लेकिन बाजार का एक्शन बना हुआ है। हमारे साथ जो है रत्नेश जी जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग रत्नेश जी, ज़रा बताएं कि बाजार का भी सेटअप निफ्टी बैंक यहाँ पे क्या राय होनी चाहिए। लग रहा है कि आज 5वां दिन जो है कंसोलिडेशन या लाल निशान से शुरुआत हो सकता है। ग्लोबल क्यूज़ भी उतने कुछ खास नहीं है, नेगेटिव ट्रेंड ही कर रहे हैं, ज़रा बताएं। गुड मॉर्निंग शरद, गुड मॉर्निंग अभिषेक, सभी दर्शकों को मेरा सुप्रभात। आप देखेंगे बाजार में डेफिनेटली थोड़ा सा वापस से एक सेलिंग प्रेशर हाई से जिस तरह की उम्मीद थी हमको 25,500 के ऊपर टिक नहीं पाया बाजार, तो वहां से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमको वापस से देखने को मिला है। अब जिस तरह से हम मंथली एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी बढ़ रही है बाजार में। आज के सत्र में वापस से थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी, हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं, 41 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। तो अभी बहुत ज्यादा अब ऐसा लगता है कि 25,000 के आसपास में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाजार को सपोर्ट लेना चाहिए। हाँ, अगर 25,000 के नीचे हम ट्रेड करते तो जो 24,950 और 24,920-30 ये कुछ लेवल हमको यहाँ पे आ सकते हैं वापस, क्योंकि 24,950 के आसपास 50 दिन मूविंग एवरेज के आसपास में वहाँ पे बाजार फिर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 25,000 महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर उसके नीचे जाते हैं तो फिर थोड़ी सी वीक वापस से देखने को मिल सकती है। पर हाँ, हालांकि जो सेटअप अभी थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स का बना हुआ था वो थोड़ा सा चेंज हो गया वापस से, और थोड़ा सा वापस से थोड़ा सा जब तक अब हम 25,200-300 के ऊपर नहीं निकलते, थोड़ा सा सेल ऑन राइस का यहाँ पे सेटअप इंडाइसेस में, स्पेशल इंडाइसेस में बना हुआ
दिखाई दे रहा है। हालाँकि अभी मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमको बाज़ार में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी अच्छे क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स में हमको कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो वो मोमेंटम अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बना रह सकता है। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, वो कल के सत्र में वापिस से कमजोरी की तरफ एक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे अब ऐसा लगता है कि जब तक हम 55,800 के ऊपर नहीं निकलेंगे, पोजिशनली ये सेटअप चेंज नहीं होगा। पर नीचे में 54,700 54,600 काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आज के सत्र के लिए देखें तो 55,050 के नीचे थोड़ी-सी कमजोरी यहाँ पे एक हमको देखने को मिल सकती है, जो कि फिर 54,900 54,800 तक के लिए लेके आएगी। तो बैंक निफ्टी का सेटअप थोड़ा-सा ज़्यादा कमजोर बना हुआ है कंपैरेटिव टू द निफ्टी। तो वो थोड़ा-सा देखना रहेगा। वो एक निफ्टी को ऊपर ले जाने में कहीं न कहीं एक रुकावट पैदा कर रही है। ठीक है। बिल्कुल रत्नेश जी ने सही कहा कि निफ्टी बैंक का जो सेटअप है थोड़ा सा वीक है, और उस वीकनेस की वजह ये है कि जो प्राइवेट बैंकिंग की जो दिग्गज हैं वो बाजार को सपोर्ट करने रहे, चाहे आईसीसी बैंक की बात करें या फिर एचडीएफसी बैंक की बात करें। कल दोनों के दोनों शेयर ये निफ्टी के सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में भी शामिल रहे। 55,121 की कल की क्लोजिंग रही है। 55,050 पर आप नजर रखिए, उसके नीचे अगर गिरता है तो फिर थोड़ी सी वीकनेस गहराने की आशंका है। रत्नेश जी गुड मॉर्निंग। फिर अपने जरा शेयर बता दीजिए कि आज कहां पर दांव लगाना चाहिए। गुड मॉर्निंग अभिषेक। मेरी तरफ से एक जैसा मैंने कहा कि हमको सिलेक्टेड मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ा-सा अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो एक बाय और एक सेल पर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी। एक जो जिसमें अच्छा एक सेटअप कल के सत्र में बहुत अच्छा हमको सेटअप देखने को मिला, बहुत अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी, लंबे कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट, वो है मिंडा कॉर्प। तो मिंडा कॉर्प में मुझे काफ़ी अच्छी एक बड़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पोजिशनल भी ये ट्रेड लिया जा सकता है, इंट्राडे के लिहाज से भी लिया जा सकता है। यहाँ पे ₹568 का स्टॉप लॉस लगा के जो शॉर्ट टर्म के टारगेट है 600 620 के है, पर पोजिशनल टारगेट और बड़े भी बन सकते हैं, जो कि 640 तक भी जा सकते हैं, पर ये शॉर्ट टर्म के टारगेट मैंने दिए हैं। तो एक दूसरा सेल जो रहेगा वो डीएलएफ में आप देखेंगे तो एक काफ़ी लंबे समय बाद ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला है। कल के सत्र में एक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे उसने क्लोज करा है, और जो कंसोलिडेशन जो है मल्टीपल सपोर्ट थे ₹735 के, उसको भी तोड़ के उसने काफ़ी एक ब्रेकडाउन दिया। तो मुझे ऐसा लगता है ₹730 के नीचे अगर ये आज ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ₹745 का स्टॉप लॉस लगा के ₹710 तक के टारगेट के लिए डीएलएफ को सेल करा जा सकता है। बिल्कुल रत्नेश जी की तरफ से जो है मिंडा कॉर्प पे जो है खरीदारी की राय आई है। टारगेट प्राइस 600, फिर दूसरा 620, स्टॉप लॉस देखे तो 568 का रहेगा। लेकिन चलिए कुणाल परार के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल जी, सीजन्स ग्रीटिंग्स। लेकिन देख रहे कि बाजार में थोड़ी सी जो है म्यूटेड जो है सेंटिमेंट्स देखने मिल रहे हैं। क्या रहेंगे आपके टेक्निकल पिक्स? गुड मॉर्निंग एंड वेल, बाजार में देखने जाए तो कुछ दिनों से हमें एक नेगेटिव मोमेंटम ही देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं टेक्निकल पिक की बात करूं तो यहाँ पे हम खरीदारी करके चलने की सलाह देंगे। एक अच्छे खासे लेवल पे कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो आगे खड़े हैं, प्रीवियस बॉटम का सपोर्ट भी लिया है 21 एमए के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फूड। 630 के अराउंड जुबिलेंट फूड अभी ट्रेड कर रहा है। 610 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, टारगेट आपको पहला 645 का देखने को मिल सकता है, और 645 जैसे ही क्रॉस होता है आपको ऊपरी लेवल पे 670 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो जुबिलेंट फूड है, एंड उसके बाद दूसरा एक स्टॉक है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से स्टॉक ने मोमेंटम दी है, कल के दिन में स्टॉक में न्यूज भी था। स्टॉक का नाम जो है वो बजाज इलेक्ट्रिक है। देखिए आप कल के दिन में जिस हिसाब से स्टॉक ने मोमेंटम दी है, जिस हिसाब से स्टॉक ने अपना जो क्लोजिंग दिया हुआ है 589 के अराउंड है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 560 के एसएल के साथ 589 के अराउंड हम खरीदारी करके चलेंगे। 560 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके करेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, सबसे पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है वो 611 है, और 611 जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 650 तक के भी लेवल दिखाने के लिए स्टॉक रेडी है। सो मेरे ओर से जुबिलेंट फूड एंड बजाज इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, जुबिलेंट फूड तो सही लगा आपको मुझे कुणाल जी। बजाज इलेक्ट्रिक में भी आपको मौके अच्छे दिख रहे हैं, और जो टारगेट सुझा रहे हैं कि 611 अगर पार हो जाए तो फिर 650 तक के भी लेवल आ जाएंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स में। और हमने देखा भी कि कल वहाँ तक ये शेयर गया था,
वहाँ पर खुला भी था और वहाँ पर जो क्लोजिंग हुई वो बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर जाकर हुई, क्योंकि अगर हम पिछले साल भर में देखेंगे तो साल भर में करीब ये शेयर 35 से 40% के आसपास गिरावट का शिकार हुआ था और कल की मॉर्फी रिचर्ड वाली खबर से ये शेयर स्पाइक दिखा रहा था। तो इस पर नजर आप रख के चलिए। स्पेशली जो लेवल आपको बताए हैं कुणाल जी ने कि 611 रुपए का अगर लेवल ये पार करता है तो फिर से हम 650 रुपए के आसपास तक के स्तर देखेंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स में। ठीक है, ये 2 शेयर हो गए कुणाल जी की तरफ से, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि आज खबरों के दम पर कौन से शेयर आज एक्शन दिखाएंगे। स्टॉक्स एंड न्यूज़ की पूरी लिस्ट लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे तैयार हैं। शरद, बताइए आज खबर क्या है और सबसे बड़ा एक्शन कौन से शेयर में देखेंगे हम? अच्छा, तो सबसे पहले जो है पॉलीकैप पे नज़र रखेंगे। आज ब्लॉक डील होने वाला है जहां पे प्रमोटर लगभग अभिषेक 1% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं और स्टॉक पे नेगेटिव रिएक्शन जो है ज़रूर दिखने मिलेगा इनिशियल ट्रेड ऑफ सेशन में। फ्लो प्राइस 3% डिस्काउंट पे। आज फार्मा का दिन है, इतने सारे बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं फार्मा को लेके और सब पॉजिटिव ही हैं लार्जली। तो एक एक करके मैं बताता हूँ, नोट कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इंडस्ट्री रहता है। ग्लेनमार्क फार्मा जो है हेंग्रुई फार्मा के साथ कैंसर थेरेपी के जो प्रोडक्ट्स है उसको लेके करार करने वाले हैं और ग्लेनमार्क फार्मा एक अपफ्रंट पेमेंट करेंगे $18 मिलियन का और रॉयल्टी पेमेंट्स भी जो है होते रहेंगे। ये स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कैंसर थेरेपी ड्रग है उसको लेके आया है। पिछले 2 साल में 4 या 5 अहम लाइसेंसिंग डील्स जो है ग्लेनमार्क फार्मा ने किया है। पॉलीमेडिक्योर ये भी इंपॉर्टेंट है, लगातार दूसरा एक्विजिशन जो है यूरोप में ये किया 1 महीने में ये कंपनी ने और अब जो है इटली की डिवाइस मेकर कंपनी सिटेफ में लगभग 324 करोड़ रुपए की जो है निवेश की है। डील देखा जाए वैल्यूएशन तो सस्ते हुई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से और ऑर्थोपेडिक्स सेगमेंट में अब ये जाने वाली है ग्लोबली। थोड़े दिन पहले नीदरलैंड्स की कंपनी पेंड्राकेयर पे एक्विजिशन किया था जहाँ पे कार्डियोलॉजी पे जो है ये मूव कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट्स में भी बढ़ रहे हैं, जोग्राफीज़ में भी बढ़ रहे हैं, तो पॉलीमेडिक्योर पे नज़र ज़रूर रखिएगा। डॉक्टर रेड्डीज़ एजेंसी से खबर आ रही है कि HIV प्रिवेंशन ड्रग बेच सकती है कंपनी और मात्र $40 प्रति साल का ये जो ये खर्चा रहने वाला है। अगर वही US के कंपनी से बात करें तो येज़टुगो करके एक ब्रांड है जो $28,000 साल में लेती है। तो आप देखिए प्राइस का डिफरेंस कितना कॉम्पिटिटिव है हमारे इंडियन कंपनीज़ को लेके। एक्सोनोबल 765 करोड़ का ब्लॉक डील कल हुआ था जहाँ पे बड़े नाम में निप्पॉन, सोसाइटी जनरल, गोल्डमैन सैक्स जैसे दिग्गज प्लेयर्स आए। लुपिन के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। HIV ट्रीटमेंट ड्रग के लिए US FDA के लिए जो है टेंटेटिव अप्रूवल आ गया है। LT फूड्स KRBL इंटरेस्टिंग काउंटर्स ही हैं। गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि आपको एपेडा रजिस्ट्रेशन करना ही होगा नॉन बासमती राइस के लिए। जब मैं नॉन बासमती राइस बोलता हूँ तो जैस्मिन राइस और ब्रोकन राइस आता है। और याद रखिए जो अनऑर्गेनाइज प्लेस है उनके लिए लॉस रहेगा, ऑर्गेनाइज प्लेस के लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन KRBL के लिए एक और इंटरेस्टिंग बेनिफिट न्यूज़ है कि कंपनी ने जो है रियल एस्टेट में जो है अपने आप को जो है रुख बदल रही है। एक नए ऐड कर रही है अपने खुद के कंपनी में ही कि MO जो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसमें उन्होंने चेंज किया कि अब कंपनी रियल एस्टेट और एंसिलरी एक्टिविटीज़ भी करेगी। इनके लैंड बैंक भी हैं पंजाब में, तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहेगा लेकिन स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। पिरामल एंटरप्राइजेज NCLT की अप्रूवल आई है जहाँ पे पिरामल एंटरप्राइजेज और पिरामल फाइनेंस को मर्ज कर दिया जाएगा। उनके चेयरमैन कंबाइंड एंटिटी के होंगे आनंद पिरामल। TVS मोटर्स के लिए स्लाइट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। UK गवर्नमेंट कह रहे हैं कि वो JLR को पार्ट्स बेचना शुरू करेंगी जब इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और आखिर में बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर पे भी नज़र रखिएगा। LME कॉपर प्राइसेस 3% बढ़ गए हैं। फ्रीपोर्ट ग्रासबर्ग के जो प्लांट है वहाँ पे फोर्स मेजर जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। फोर्स मेजर मान के चलिए एक टेम्पररी क्लोजर होता है, उसके कारण डिमांड सप्लाई में ऊपर नीच हुआ है, तो इसके कारण LME प्राइसेस स्पाइक किए हैं और हिंदुस्तान कॉपर पे भी वो स्पाइक देखने मिल सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखे तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स था निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी। तो ये सारे स्टॉक्स है जिस पे हमारी नज़र रहनी चाहिए। लेकिन मैं जो हूँ रत्नेश आपसे जो है इसी लिस्ट से सवाल पूछना चाहूँगा और हिंदुस्तान कॉपर पे ही जो है मेरी सवाल रहेगी। देखा जाए तो मेटल स्पेस जो है मंथली बेसिस पे तो अच्छी ब्रेकआउट्स दे रहे हैं, वॉलेटिलिटी रहती है काउंटर्स में, लेकिन सेटअप अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तान कॉपर में स्ट्रेंथ भी बहुत है टेक्निकली देखा जाए तो। ज़रा बताइए स्ट्रेंथ क्या आज भी कंटिन्यू करेगी? 308 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी हिंदुस्तान कॉपर। हाँ बिल्कुल, काफी दिनों से हमको इसमें अच्छी तेजी शरद देखने को मिली है। नीचे में काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको यहाँ पे देखने को मिली थी। 350 के आसपास में राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे चार्ट पे हमको देखने को मिला, उसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि काफी अच्छी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है कि सप्लाई के आसपास में यहाँ पे है 310 रुपए एक सप्लाई है इसको। अगर ये 310 रुपए 311 रुपए के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मुझे ऐसा लगता है
तब फिर एक तेजी यहाँ पे नई रिज्यूम हो सकती है जो 333 340 तक जा सकती है। फिर वहाँ पे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 290 रुपए का, तब मुझे ऐसा लगता है एक पोजिशनल ट्रेड कर देना चाहिए। बिल्कुल, तो एक पोजिशनल ट्रेड बन रहा है हिंदुस्तान कॉपर का, भाव लगभग 308 का है और एक महीने में ऑलरेडी स्टॉक 30% रिटर्न दे चुका है। यहाँ से भी अपमूव देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो शायद बने भी रहे, और अगर ट्रेडर हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर ले, क्योंकि मेटल ऐसा काउंटर है जो ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर रहता है। जब भी ट्रेड्स आते हैं तो पोजिशनल भी अपमूव्स देखने मिलता है। लेकिन चलिए ब्रोकरेजेस की तरफ चलते हैं। हमारे साथ रविंदर जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग रविंदर, ब्रोकरेजेस में क्या है आज नया? जी गुड मॉर्निंग शरद। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सन फार्मा से। यहाँ पर नोवामा ने अपने नोट निकाली सन फार्मा पर और उन्होंने अपनी होल्ड रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 1830 का रखा है। उनका कहना है कि कंपनी जो यूएस में नए लॉन्च कर रही है उससे कंपनी का जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट मिलेगा और FY 5 से लेकर 27 के बीच में रेवेन्यू जो है 9% CAGR से ग्रो हो सकता है। वहीं पैट जो है 8% CAGR से ग्रो हो सकता है। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है LNT, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने रिपोर्ट निकाली LNT पर और उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस जो 4200 से बढ़ाकर 4300 पे किया है। उनका कहना है कि FY 26 से लेकर 31 का जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट लक्ष्य है वो अगले चरण पर फोकस करेगा और लक्ष्य के तहत जो है कंपनी नए बिजनेस पर फोकस करेगी। और FY 26 में Q1 तक का अब तक का जो ऑर्डर बुक है कंपनी का वो 6.1 लाख करोड़ का है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ग्लैंड फार्मा पर यहाँ पर मोतीलाल ने रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है ग्लैंड फार्मा पर और टारगेट प्राइस जो है 2340 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि यूएस में जो जरूरी अप्रूवल मिल रहे हैं कंपनी को, उससे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रह सकता है। और FY 5 से लेकर 27 के बीच में जो ग्रोथ है वो 20% CAGR से ग्रो हो सकती है। SBI भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर सिटी ने री इनिशिएट जो है इसमें किया है SBI पर बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो है SBI पर 1050 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो एडवांसेस है वो उनकी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी रह सकती है। और निम्स की बात करें तो निम्स में जो कमजोरी रहने की जो चांसेस है वो अब कम है और FY 26 से लेकर 27 के बीच में ईयरली बेसिस पर जो लोन ग्रोथ है वो 13 से 14% पर ग्रो हो सकता है और आगे चल के निम्स और क्रेडिट कॉस्ट जो है वो जो है स्टेबल रह सकता है, जिसके चलते स्टेट बैंक भी आज फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करें कि यहाँ पर ग्लैनमार्क फार्मा पर नोबिरा ने एक रिपोर्ट निकाली, जहाँ पर उन्होंने अपनी न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 1500 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो भारत और इंडिया जो है इमर्जिंग मार्केट के लिए एक नई दवाई बना रही कंपनी और इमर्जिंग मार्केट से सेल्स में जो है $250 मिलियन तक पहुंचने का जो है एक्सपेक्टेशन है, जिसके चलते ग्लैनमार्क फार्मा भी आज जो है फोकस में रह सकता है। बहुत शुक्रिया। रविंदर की रिपोर्ट्स में मैं दिख रहा था कि शरद जब बता रहे थे स्टॉक्स न्यूज़ तो वहाँ पर भी फार्मा शेयरों को लेकर कई खबरें थी और रिपोर्ट्स में भी फार्मा का लेकर दबदबा है। ग्लेनमार्क, ग्लैंड, सन फार्मा, इनको लेकर रविंदर रिपोर्ट बता रहे थे। लेकिन सरकारी बैंकों में जो तेज़ी आ रही है, जरा उसकी बातचीत कर लेते हैं। और कुणाल जी, आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए, SBI पर सिटी की रिपोर्ट आई है, कवरेज फिर से शुरू की है और टारगेट दिया है 1050 का। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, जहां पर फंसता था SBI का शेयर वो 800 रुपए के आसपास, 800-820 वाली रेंज में, वहां से निकलने की कोशिश तो की है। हालांकि कल हमने 880 के भाव देखे, वहां से थोड़ा नीचे जरूर आ गया था SBI का शेयर। क्या व्यू होगा आपका SBI को लेकर? और अगर PSU बैंकिंग बास्केट में हम मान के चल रहे हैं कि थोड़ी बहुत री रेटिंग होगी, आपके हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन कहां पर बेहतर दिखाई दे रहे हैं? प्राइवेट बैंक की बात करें, खास करके उसमें भी फिलहाल 56 के अराउंड का क्लोजिंग दिया था। कल के दिन में ऊपरी लेवल पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है और अगर ये रिदम कंटिन्यू रहती है तो मुझे लग रहा है कि 850 तक के लेवल हमें SBI में देखने को मिल सकते हैं और 850 का लेवल आता है जहाँ पे पहले उसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद सपोर्ट भी लिया है। सो मैं कहूँगा कि 850 पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि 850 का सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक हमें ऑल टाइम हाई भी बना सकता है और वहां पे स्टॉक ऊपरी लेवल पे 900 तक के भी लेवल क्रॉस कर सकता है। तो प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर 900 पे आता है तो वहां पे हम खरीदारी करके जा सकते हैं और उस लेवल पे हम जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा हमारा 838 का। एंड द PSU काउंट
हम दूसरे स्टॉक की बात करें, दूसरे बैंक की बात करें तो में थोड़े मुझे लग रहा है कि नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत है। आपको रोकेंगे, आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन चलिए कुछ और जरा खबरों की बात करते हैं और एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मयूरेश जोशी, देश के जाने माने दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं। मयूरेश जी, आपसे मैं सीधे में खबर से शुरुआत कर लेता हूं। ग्लेनमार्क फार्मा ने एक करार किया है कैंसर के एक ड्रग के लिए हेंग्रोई फार्मा के साथ एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग की अग्रीमेंट है और डील के लिए 160 करोड़ रुपए का अपफ्रंट पेमेंट भी करेगी कंपनी इस करार के लिए। 1500 रुपए प्रति शेयर का हालांकि नोमुरा ने इसके लिए टारगेट दिया है। 2000 रुपए का ऑलरेडी ये शेयर है और डिसेंट परफॉर्म किया है ग्लेनमार्क ने। अगर हम ईयर टू डेट देखेंगे तो करीब 25% के आसपास के रिटर्न्स जनरेट करके ग्लेनमार्क ने दिए हैं अपने निवेशकों को। आप कैसे देख रहे हैं कंपनी को और इस खबर के मायने जरा बताइए। मॉर्निंग अभिषेक जी। नहीं, आई थिंक खबर पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं आई थिंक ग्लेनमार्क का अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो इनके जो एनसीई ड्रग्स हैं जहाँ पे इन्होंने सालों मेहनत की है आर एंड डी लगाने में और कमर्शियलाइजेशन एस्पेक्ट हम सब जानते हैं कि 3 फेजेस से गुजरती है। तो आई थिंक लॉन्ग ड्रॉन होता है, बट आई थिंक इनके पास जो एक पाइपलाइन इन्होंने बनाई है ऑफ वेरी स्पेशलिटी पोर्टफोलियो जिसके आई थिंक एंड यूजर्स काफी नीश है और जिसका मार्केट फॉर द एंड यूजर्स इज क्वाइट ह्यूज। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स शायद ग्लेनमार्क के फेवर में रहते हैं। हालांकि आई थिंक एक ओवरहैंग स्टॉक सिर्फ एक वजह से रहता है और प्राइमरी ये कि एनसी अप्रूवल्स किस स्टेज से गुजर के किस स्टेज पे इनका एक्चुअल और फाइनल अप्रूवल आएगा व्हेन दे कैन कमर्शियलाइज द प्रोजेक्ट्स। तो पॉजिटिव खबर है मेरे हिसाब से। आई थिंक विच शुड प्ले पॉजिटिवली ऑन द स्टॉक। ऑब्वियसली आई थिंक हम उम्मीद जो लगाए बैठते हैं कंसिस्टेंसी अर्निंग्स में, ये शायद थोड़ी लंपी रहे क्योंकि जैसे अप्रूवल्स आते हैं इन एनी गिवन क्वार्टर बेस्ड ऑन द ड्रग दैट दे आर रिलीजिंग इन अ पर्टिकुलर मार्केट, यहाँ पे थोड़ी लंपीनेस आती है अर्निंग्स की। पर अगर आप लॉन्ग ड्रॉन देखें तो मुझे लगता है आई थिंक जो पाइपलाइन है स्पेसिफिकली आई थिंक दैट कैन क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट। आई थिंक वेरी पॉजिटिव न्यूज, स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट। एग्जैक्टली महेश सर ने जो है ग्लेनमार्क फार्मा पे पॉजिटिव डेवलपमेंट के जो है लाइसेंसिंग की डील के पिछले 2 साल से मैंने भी डेटा देखा 4 या 5 अहम लाइसेंसिंग डील्स की गई है। ब्रोकरेजेस का भी एक बुलिश नज़रिया बन रहा है ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ। इस पर डिटेल एनालिस्ट भी हम थोड़ा जो है दिन में लेके आने वाले हैं। लेकिन रत्नेश, आपसे जो है मैं पॉली मेडिक्योर पे आपकी चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पे देखें तो ये दूसरा बड़ा एक्विजिशन वो अनाउंस कर दिए हैं। ऑफकोर्स लास्ट वीक जो था नीदरलैंड्स की कंपनी थी उसको एक्वायर किया था। आज जो है इटली की कंपनी की एक्विजिशन आई और ये एक्विजिशन सस्ती एक्विजिशन आई है और जो ग्रोइंग सेगमेंट है उसमें भी जो है यहाँ पे एक्विजिशन देखने मिल रहा है। और ये सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये सेगमेंट का नाम जो है वह है ऑर्थोपेडिक्स का। तो ग्लोबल मार्केट्स में जो है इनको बहुत अच्छा क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं रत्नेश, क्या पॉली मेडिक्योर लेवल्स पे जो है बातचीत हो रही है, क्योंकि एक्विजिशंस आ रहे हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस बहुत हो रहे हैं। और स्टॉक की बात करें तो एक अच्छी अपमूव जो थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखने मिली थी। जस्ट मार्केट आज के पहले ये अनाउंसमेंट आई, उसके बाद अनाउंसमेंट डील साइज और ये सब लेके आए। रत्नेश, एक बार पॉली मेडिक्योर के चार्ट्स बताएं, पोजिशनली यहाँ पे और भी अपमूव देखने मिल सकता है? हाँ, पॉली मेडिक्योर में चार्ट में देखें तो काफी अच्छा रिसेंटली हमको बहुत अच्छा अपमूव देखने को मिला था कुछ पिछले सालों में। उसके बाद में 3400 से इसमें कंटिन्यू सेल ऑफ इसमें चल रहा है, कंटिन्यू लो फॉर्मेशन बन रहे। हालांकि अब जो न्यूज आ रही है ये जो अधिग्रहण की न्यूज आ रही है इसका इम्पैक्ट जरूर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आता है। अभी जो चल रहा है स्टॉक्स में कंसोलिडेशन टेक्निकल देखे तो काफी लंबा कंसोलिडेशन चार्ट में देखने को मिल रहा है। अभी भी लो फॉर्मेशन मिल रहा है, बस ये एक यहाँ पे थोड़ा सा बेस जरूर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो 1830 1840 ये थोड़ा सा एक बेस है। और जो नियर टर्म में देखा जाए तो 1950 1940 एक बेस है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी हालांकि बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद अभी कभी किसी तरह का ब्रेकआउट या किसी तरह का रिवर्सल पैटर्न चार्ट पे नहीं बना है। एक जो तेजी जो आ सकती है 2060 2080 तक आ सकती है। जो बड़ी तेजी या रिवर्सल आएगा मुझे ऐसा लगता है 2150 के बाद में आएगा, जो इसको फिर 2260 70 तक लेके जा सकता है। जी बिल्कुल, तो पॉली मेडिक्योर पे जो है नज़र ज़रूर बना के रखें। और फार्मा का आज दिन होने वाला है। थोड़ी देर पहले मयूरेश ग्लेनमार्क फार्मा पे बात किए, पॉली मेडिक्योर पे भी बात हुई और डॉक्टर रेड्डीज़ पे भी जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है कि जहाँ पे ये जेनेरिक HIV प्रिवेंशन ड्रग बहुत सस्ते लेवल पे बेच सकते हैं। कुणाल, आपसे एक बार पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर रेड्डीज़ के चार्ट्स क्या कह रहे हैं?
अच्छा, कुणाल है नहीं। मयूरेश, आपसे मैं दोनों चीज़ ऐड करके पूछूंगा क्योंकि अभी हम फार्मा पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। ग्लेनमार्क पे आपने बात कर लिया, डॉक्टर रेड्डीज पे एक खबर है, HIV प्रिवेंशन ड्रग $40 पे बेचेंगे। अब ये ग्लोबली $2800 पे बिकता है। लुपिन को भी जो है NDA अप्रूवल HIV ट्रीटमेंट का गया। तो दो इंपॉर्टेंट HIV ट्रीटमेंट ड्रग्स के न्यूज़ फ्लोज DRL और लुपिन में देखने मिल रहे हैं। अब आप फार्मा स्पेस को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि देखिए इतना पॉजिटिव न्यूज़ एक साथ छुट रहा है। हालांकि अनसर्टनिटी ट्रम्प की बनी हुई है, वो बात अलग है, बट वो पीछे चला गया है। तो ज़रा बताएं आप, कैसा लग रहा है इंडियन फार्मा स्पेस आपको? या, बढ़िया ही है। और दो चीजें आई थिंक, अगर आप लार्ज लीडरशिप स्टॉक्स देखें फार्मा यूनिवर्स से, तो इन्होंने जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर पिछले कई तिमाही और वर्षों में किया है, इज क्रिएटिंग अ स्पेशलिटी पाइपलाइन। और मैं ग्लेनमार्क के केस में जैसे कह रहा था, आई थिंक स्पेशलिटी पाइपलाइन के दो मायने होते हैं। एक, आई थिंक इनको एक जो एक्सक्लूसिविटी मिलती है वंस द ड्रग प्रोबेबली गेट्स लॉन्च्ड, क्योंकि इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है जेनेरिक वर्जन में। यहाँ से आई थिंक एक्सक्लूसिविटी पीरियड में एक तो सेल्स एक्सक्लूसिविटी में और मार्जिन्स में, दोनों में एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव आता है। दूसरा, आई थिंक फॉर क्रिएटिंग दिस पाइपलाइन इनको समय देना पड़ता है, इसलिए इनके अगर R&D स्पेंड्स आप देखते हैं 7 से 9% एनीवेयर बिटवीन दैट स्प्रेड होती है। टाइम देते हैं ये ड्रग्स के कमर्शियलाइजेशन तक, क्योंकि टाइम देना पड़ता है फ्रॉम फेज 1 फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स। और इसलिए आई थिंक जैसे इनको अप्रूवल्स आते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक ये दोनों एस्पेक्ट इनके फेवर में आते हैं। डॉक्टर रेड्डीज के केस में एज एन एग्जांपल, आई थिंक दे आर क्रिएटिंग अ ह्यूज बायोसिमिलर पाइपलाइन। और ये पाइपलाइन क्रिएट करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें काफी आई थिंक टेक्निकल एक्सपर्टीज लगती है। इसमें जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक अच्छा खासा R&D स्पेंड लगता है। और जैसे आई थिंक ये फेज 2 से फेज 3 में आते हैं और जैसे कमर्शियलाइजेशन तक आते हैं, I think there is a huge element of upside that probably comes through in terms of earnings. Obviously एक रिस्क फैक्टर ये रहता है कि आई थिंक जो ओरिजिनल ड्रग था, क्या वो ओरिजिनल इनोवेटर के साथ कोई केस ना हो जाए US कोर्ट में और अदरवाइज, विच इज ऑलवेज द रिस्क। तो आई थिंक कंपनीज ये रिस्क लेके चलती है, एंड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम that has been accounted for reasonably. और दूसरी रिस्क ऑब्वियसली है FDA concern on their plants, which obviously is something that cannot be comprehended upfront. ये जब होता है तब होता है। But taking everything into cognizance, मुझे लगता है I think जो large pharma companies हैं और इन्होंने जो पोर्टफोलियोज बनाए हैं, आई थिंक काफी तगड़े हैं। इसलिए लार्ज लीडरशिप फार्मा स्टॉक्स पे एक अर्निंग्स का जो स्टेबिलिटी है और जो एक अर्निंग्स की कंसिस्टेंसी है, वो शायद मेंटेन हो। इसलिए आई थिंक लार्ज फार्मा स्टॉक्स पे हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। ठीक है, फार्मा स्टॉक्स पर फिर से व्यू हो गया मयूरेश जी की तरफ से। कुणाल जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। कुणाल जी, दो शेयर, अब थोड़ा सा आपने गैप ले लिया है तो दो शेयर में एक साथ आपसे पूछूंगा। एक में कल हमने क्लोजिंग अच्छी देखी और एक में क्लोजिंग खराब थी। पहले अच्छी क्लोजिंग की बात करते हैं। अंबर एंटरप्राइजेज एक सत्र में थोड़ी बहुत हमने देखा शॉर्ट्स बिल्डअप होते हुए, लेकिन कल कवरिंग आ गई और कल डे हाई के आसपास जाके अंबर एंटरप्राइजेज का शेयर बंद हुआ है 8,410 पर, करीब 1.25% के आसपास की तेजी रही। और पिछले महीने भर में देखेंगे तो लगातार मोमेंटम है ये शेयर। अंबर एंटरप्राइजेज यहां से भी आप मूव देख रहे हैं? अगर हां तो टारगेट और स्टॉप लॉस भी जरा बता दीजिए अपने। वेल डेफिनेटली अभिषेक जी, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम अंबर एंटरप्राइज में देखने को मिली है। कल के दिन में 8,418 के अराउंड का क्लोजिंग है। नहीं, कल के दिन में फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी हमें स्टॉक में देखने को मिला है। सो उसके बेस पे आने वाले दिनों में और भी बढ़िया से मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। 8,418 के अराउंड है। एसएल हम यहाँ पे जो रखेंगे वो 8,230 का आ रहा है। 8,200 का सिपर साइड हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, पहला टारगेट 8,590 और 8,590 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 8,860 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो जो व्यू है पॉजिटिव साइड का है। अंबर एंटरप्राइज खरीदारी करके चलने की सलाह है। 8,200 का एसएल यहाँ पे रख के। ठीक है, 8,200 रुपए का स्टॉप लॉस तब लगा लीजिए अंबर एंटरप्राइजेस के लिए। इस बीच आप देखिए पॉलीकैब में आज ब्लॉक डील आने वाली थी प्रमोटर की तरफ से और प्री ओपन में करीब करीब 22 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं, करीब करीब 22 लाख के। आगे जो डिटेल आएंगे वो भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। ऐसी खबरें आ रही थी कि प्रमोटर करीब 0.8% इक्विटी अपनी डाइल्यूट कर सकते हैं और इसके लिए फ्लोर प्राइस 7,300 रुपये तय किया गया था, जो कि कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब करीब 3% के आसपास के डिस्काउंट पर है। तो आज अब ये चूंकि डिस्काउंट पर ब्लॉक डील हो रही है तो शेयर आपको थोड़ा सा नीचे जरूर मिलेगा पॉलीकैब का। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरा शेयर कुणाल जी जो मेरी लिस्ट में था वो है रिलायंस का।
रिलायंस में हमने देखा कि मतलब घूम फिर के भाव वही आगे 1380 रुपए के आसपास की। कल जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी सी कमजोर रही है रिलायंस की। आप वीकनेस बढ़ते हुए देख रहे हैं क्या रिलायंस में यहां से, और शॉर्ट कर सकते हैं या फिर शॉर्ट अवॉइड करें? वेल डेफिनेटली यहाँ पे जो व्यू बना रिलायंस को लेकर शॉर्ट करने का ही है। स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 1388 का 1388, उसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। सो व्यू डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट करने का ही बनेगा जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और लोअर लेवल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक आने वाले दिनों में 1350 1340 तक के लेवल ऐसे टारगेट दिखा सकता है। सो डेफिनेटली जो व्यू है फिलहाल वो नेगेटिव साइड का ही है। ओपनिंग पे अगर स्टॉक 1385 1388 का राउंड है तो मैं कहूंगा कि ऊपर में 1400 का एक ऐसे मेंटेन करके यहाँ पर शॉर्ट करके चला जा सकता है। लोअर लेवल पे 1350 1340 तक के लेवल है, ऐसे टारगेट देखने को मिल सकते हैं ना। अगर ये स्टॉक 1350 1340 का लेवल अप्रोच करता है तो मैं कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक आएगा और वहां पे मीडियम टर्म के लिए स्टॉक में खरीदारी करके जा सकते हैं। सो व्यू फिलहाल शॉर्ट करके चलने का बन रहा है। 1340 आता है तो मीडियम टर्म के लिए वहां पे आराम से लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, 1340 आए तो वहां पर लॉन्ग कीजिए, अदरवाइज यहां से आप शॉर्ट करके चलिए 1400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 1350 और 1340 के टारगेट, तो जिधर साइड के मूव बन रहे हैं, जहां पर पैसे आपके जैसे बन जाए जिस शेयर में, वो सारी की सारी चीजें हम पड़ताल करते हैं और अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये जानते हैं। आपकी जाएगा नहीं, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और कुछ और स्टॉक पर अपने एक्सपर्ट्स से व्यू लेंगे और आपको कुछ बढ़िया रिसर्च भी हम लेकर आएंगे। आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश SBI लाइव स्टूडियो में। और हमारा जो मार्केट लाइव शो है आप अब देखने वाले हैं, बहुत एक्शन पैक रहेगा। और याद रखिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुणाल परार, रत्नेश और मयूरेश, और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम दिल्ली से भी जुड़ रहे हैं। बहुत एक्शन पैक शो रहने वाला है, हम आपको कमाई के मौके लाएंगे और इस बाजार में भी कौन से स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं, एक्सक्लूसिव रिसर्च, ये सब लेके आने वाले हैं और धीरे धीरे करके हम शुरुआत करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आज फार्मा पे बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं तो उस पर भी नज़र रहेगी। PSU बैंक्स पे एक बुलिश नज़रिया बन रहा है ब्रोकरेजेस का, उस पर भी जो है मोमेंटम देखने मिलेगा। लेकिन बाजार की अगर चाल की बात करें तो अभी भी एक नेगेटिव बायस के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। निफ्टी लगभग 4 सेशन से गिरावट में देखने मिले और जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो भी कह रहे हैं कि इनलाइन या नेगेटिव ग्लोबल क्यूज़ हमें देखने मिलने वाले हैं। लेकिन एक एक करके जो है हम स्टॉक्स पे नज़र डालेंगे। मयूरेश, आपसे शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पे ऑफ कोर्स देखा जाए तो PSU बैंकिंग स्पेस को लेकर जो एक बुलिश नज़रिया बन रहा है, जिस तरह एक वैल्यू इमर्ज हो रही है और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स एक अच्छी रैली भी दिया है। आप ज़रा बताएं कि PSU बैंकिंग सेटअप आपको अब कैसा लग रहा है यहाँ से, और यहाँ से एक अलग लेग ऑफ रैली, एक अलग अप मूव, अच्छे अच्छे ट्रिगर्स देखने मिल सकते हैं आगे जाते हुए? वो एब्सोल्युटली शरद, और मुझे लगता है आई थिंक दो चीजें। एक, आई थिंक फॉर द सेक्टर एज अ होल, जहां तक लार्ज बैंक्स का सवाल रहा है, स्पेसिफिकली प्राइवेट स्पेस में, डिपॉजिट अक्रीशन ये एक चैलेंज रह सकता है इन माय ओपिनियन, क्योंकि जैसे ब्याज दरें कम होती जा रही है, डिपॉजिट के दर भी कम होते जा रहे हैं। और अगर आप पोस्ट टैक्स इफेक्ट देखिए डिपॉजिट्स का, तो डिपॉजिट होल्डर्स यानी फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स आर हार्डली गोइंग टू अर्न एनीथिंग। Alternatives क्या रह सकते हैं? Obviously, I think equity markets is one option that probably exists. But दूसरा ऑप्शन यही है कि कहीं ना कहीं I think alternate sources of investment, ये फंड शायद होते एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ दैट। ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में I think PSU बैंक्स की जो डिपॉजिट लेगेसी है, the accounts that they are probably carrying from years, आई थिंक वो थोड़ा स्टिकी रहता है उनके साथ, और एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो ये कैसे पैन आउट होता है अगले 2-3-4 तिमाहियों में, ये देखना पड़ेगा। दूसरा, आई थिंक फ्रॉम रेटिंग रैंकिंग पर्सपेक्टिव, जैसे मार्केट्स में इंडिया में हमेशा देखते हैं, और वैल्यूएशंस भी जो मापा जाता है इन टर्म्स ऑफ हर स्टेज बेसिस, कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। हम काफी खबरें सुन रहे हैं कि क्या मर्जर हो सकते हैं, क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलाउड होंगे in some fashion or the other, जहाँ पे स्टेक ये बढ़ा सकते हैं PSU बैंक्स में through some element of an automatic route. And last but not the least, I think जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी है, अगर आप एडवांस ग्रोथ देखिए तो एकदम डिसेंट रही है। निम्स में जो कॉम्प्रेशन था वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, लार्जली डन विद
जो प्रोविजनिंग है ये काफी अच्छी तरह से है। मोस्ट पीएसयू बैंक, स्पेसिफिकली मिड कैप बैंक्स में 90% के ऊपर प्रोविजनिंग है। काफी मैनेजमेंट राइट बैक्स देख रहे हैं या रिकवरीज देख रहे हैं जो बॉटम लाइन पे सपोर्ट करेंगी। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो कासा डिटोरेशन है, जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक दैट इज आल्सो लार्जली इसलिए हमें लगता है आई थिंक सिलेक्टिवली पीएसयू बैंक्स आपके वॉच लिस्ट पे जरूर होनी चाहिए। हमारे वॉच लिस्ट पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा है, लीविंग असाइड एसबीआई द लार्जेस्ट पीएसयू। जी बिल्कुल, पीएसयूज़ पे जो है हमने राय ले ली। थोड़ी देर पहले हमने फार्मा स्पेस पे भी डिस्कस किया, लेकिन ब्रेंट क्रूड जो है 7 वीक हाई लेवल्स पे आ गया। थोड़ी देर पहले अभिषेक भी जो है हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे क्या रीजंस थे, जिस तरह यूएस इन्वेंट्री पाइल्स में गिरावट आए और जो इराक कर्दिश एरियाज़ है वहाँ पे थोड़े टेंशन्स बढ़ रहे हैं। $69 के ऊपर आ गया है। एक बार ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन पे थोड़ी पॉजिटिव रिएक्शन आ सकती है। कुणाल, एक बार इन दोनों स्टॉक्स की एक बार टेक्निकल व्यू ले लेते हैं कि एक अप मूव देखने मिल सकता है। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन दोनों काउंटर्स पे एक बार नजर डालिए। वेल, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की बात करें तो दोनों स्टॉक में जिस हिसाब से फिलहाल मोमेंटम चल रही है, जिस हिसाब से दोनों स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं, मेरा फिलहाल व्यू ओएनजीसी को लेकर पॉजिटिव साइड का है। यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी ओएनजीसी में। 238 के अराउंड का क्लोजिंग है, प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे 230 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 245 का पहला टारगेट है, और 245 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 256 तक की भी टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। और सामने अगर मैं ऑयल इंडिया की बात करूं तो ऑयल इंडिया में भी जिस हिसाब से मोमेंटम चल रही है, ऑयल इंडिया भी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 406 के अराउंड का क्लोजिंग है, प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलेंगे। लोअर लेवल पे हम जो यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो एसएल आएगा 396 का। एंड टारगेट की बात करें तो ऊपरी लेवल पे 417 का पहला टारगेट है, और 417 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 428 तक भी टारगेट ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सो दोनों स्टॉक प्रेजेंट लेवल पे बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों स्टॉक अच्छे डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, और लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड करके चला जा सकता है। ठीक है, 417 अगर पार करता है तो 428 के भी टारगेट होंगे ऑल इंडिया के लिए, और 245 का पहला टारगेट होगा ओएनजीसी के लिए, 256 का दूसरा टारगेट। तो ये दो शेयर होंगे कुणाल जी की तरफ से ऑयल एंड गैस बास्केट में। कल हमने देखा था कि एनर्जी वाला खेमा थोड़ा सा गर्म था। आज भी हम देखेंगे तेजी आती हुई, क्योंकि क्रूड में स्पाइक आया है, उसकी चर्चा कर भी रहे थे। निफ्टी की जो शुरुआत अभी दिख रही है, हालांकि लेवल अभी सेटल होने में समय है, अभी 75 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखाई देगा, तो उसकी चर्चा आगे हम थोड़ी सी करेंगे। लेकिन एक शेयर मयूरेश जी आपसे जानना चाहेंगे, बीएसई हमने देखा था कि 2100 रुपए के नीचे ये शेयर लुढ़का, उसके बाद फिर एक रिकवरी आई, फिर से 2-3 सत्र से हम देखने की कमजोरी बढ़ रही है बीएसई के शेयर में, और भाव आ गए हैं 2100 रुपए के नीचे के। क्या करना है सर बीएसई में? जो निवेशक हैं, जिन्होंने जिनकी पुरानी होल्डिंग है, जिनके कम भाव पर है, 1000 रुपए से नीचे वाले प्रॉफिट टेकिंग वगैरह कर लें, या फिर आपको लगता है कि नहीं एक पुलबैक फिर से आएगा शेयर में? नहीं अभिषेक, आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक काफी प्राइस डैमेज अब बीएसई के शेयर में हो चुका है। ऑब्वियसली आई थिंक जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स है, क्या हम फोर्टनाइटली, वीकली से फोर्टनाइटली एक्सपायरी देखेंगे या मंथली एक्सपायरी देखेंगे? अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली आई थिंक एक वॉल्यूम्स पे हिट आएगा। अगर वॉल्यूम्स पे हिट आता है, एक्सचेंज ट्रेडेड वॉल्यूम्स इज व्हाट आई मीन, ओवरऑल इनके नंबर्स पे ऑब्वियसली एक प्रभाव आएगा, और अगर नंबर्स पे प्रभाव आएगा तो फॉरवर्ड लुकिंग अर्निंग्स पे प्रभाव आएगा। तो आई थिंक मार्केट्स आर हियरिंग दैट, और अगर ये रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं तो यहाँ से और गिरावट सेंटिमेंटली बिल्कुल पॉजिटिव है। हालांकि आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम मान के रख सकते हैं कि आई थिंक स्टॉक में रनअप भी उतना ही हुआ था, वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो चुके थे। आई थिंक द करेक्शन व्हिच हैज हैपेंड इज अ टेस्टिमनी टू ऑल दीस फैक्टर्स दैट आर प्लेइंग आउट। तो भी रेगुलेटरी चेंजेस कैसे आते हैं ये देखना पड़ेगा, इसलिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं होंगे एट दिस जंक्चर इन माय ओपिनियन, क्योंकि जब तक रेगुलेटरी ओवरहैंग क्लियर नहीं होता तब तक क्लैरिटी आना थोड़ी मुश्किल है। बट यस, आई थिंक अगर ये फोर्टनाइटली या मंथली हुआ तो यहाँ से और भी गिरावट शायद पॉसिबल है। तो आई थिंक थोड़ा इन्वेस्टर्स को सतर्क रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट्स दैट आर प्रॉब्ली हैपनिंग ऑन दिस। नहीं, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सतर्क रहना भी चाहिए, क्योंकि देखिए वीकली ऑप्शंस क्या है ना कि वॉल्यूम जनरेट करने का तरीका है। जब इंट्रोड्यूस किए गए तो उसके बाद हमने देखा कि ना सिर्फ ट्रेडर एक्टिव है, बल्कि इन कंपनीज के लिए कमाई का नया जरिया भी खुल गया। अब ये अगर फोर्टनाइटली या फिर इसको और बढ़ाया जाता है अगर एक्सपायरी के टाइम को, तो थोड़ी सी वॉल्यूम पर इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, और उस चिंता से ही हमने देखा कि हाल फिलहाल बीएसई के शेयर पर दबाव भी आया था।
कल के सत्र में एक और खेमा था जहां पर हमने स्टॉक्स की पिटाई होते हुए देखी, वो थी रियल एस्टेट की। अगर आप इंडेक्स लेवल पर देखेंगे तो सबसे टॉप सेक्टोरल लूजर था रियल एस्टेट। और हमने देखा कि डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी या फिर लोढ़ा, ये तमाम शेयर कल के सत्र में भारी गिरावट का शिकार हुए हैं। इनमें कुणाल जी, आपके हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि शेयर अभी और गिरेंगे? एक बार डीएलएफ पर और लोढ़ा पर, इन दोनों पर आप व्यू दीजिए। वेल, रियलिटी स्टॉक की बात करें, डीएलएफ की बात करें, कल के दिन में 3.5% स्टॉक ने एक डाउनसाइड की मोमेंटम दिखाई थी और उसका जो प्रीवियस बॉटम था 737 का, उसके नीचे पोजीशन दिखाया था। तो लाइकली चांसेस है अभिषेक जी के फर्दर गिरावट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और इसके बेस पे स्टॉक 710 और 710 जैसे ब्रेक होता है 690 तक के लेवल डीएलएफ में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू जो डीएलएफ को लेके है वो नेगेटिव साइड का ही है। इतना नहीं, अगर मैं लोढ़ा की भी बात करूं तो लोढ़ा में भी जिस हिसाब से मोमेंटम देखने को मिल रही है, लोढ़ा भी लोअर लेवल पे 1150 एंड अगर 1150 ब्रेक होता है तो लाइकली चांसेस है आपको 1130 तक के भी लेवल लोढ़ा में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल रियलिटी काउंटर की बात करें तो ओवरऑल रियलिटी काउंटर में फिलहाल जो व्यू है वो नेगेटिव साइड का ही है। अगर मैं दूसरे स्टॉक की भी बात करूं, गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा है, प्रेस्टीज है, कहीं ना कहीं सारे सब स्टॉक में मुझे टाइमिंग के लिए करेक्शन मोड में दिखने को मिल रहा है। इवन शोभा भी जो 1570 के राउंड है वहां पे भी करेक्शन में ये स्टॉक हमें तकरीबन 1540 1520 तक के लेवल दिखा सकता है। सो व्यू फिलहाल टोटली अवॉइड करके चलने का बन रहा है जब तक ये जो सेलिंग प्रेशर है न्यूट्रलाइज नहीं होता है तब तक। ठीक है, ये राय होगी रियल एस्टेट काउंटर्स पर। रत्नेश जी, एक बार अशोक लेलैंड का आप चार्ट चेक कीजिए। वैसे देखा जाए सितंबर में करीब करीब 10% के आसपास के रिटर्न्स तो इसने दिए हैं अशोक लेलैंड ने, लेकिन कल फिर से हमने शॉर्ट्स इनिशिएट होते हुए देखे शेयर में। भाव 142 रुपए के आसपास के। अशोक लेलैंड एक छोटे से ठहराव के बाद चलेगा या फिर आपको लगता है कि रैली ये थम जाएगी? हाँ नहीं, अशोक लेलैंड में देखिए आप कंटिन्यू आरआई फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी रैली के बारे में थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, पर अभी भी यहाँ पे कोई भी थोड़ा सा डीप आता है 135 136 के आसपास में तो खरीदारी की एक अच्छा मौका यहाँ पे मिलेगा, जिसमें स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठेगा 130 रुपए का। टारगेट आगे आने वाले दिनों में कोई थोड़ा शॉर्ट टर्म का नजरिया रखेगा तो 155 160 के टारगेट बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक छोटा मोटा डिप एक बाइंग के लिए अच्छा मौका रहेगा। ठीक है, बाइंग के लिए एक अच्छा मौका होगा, बाय ऑन डिप्स कीजिए अशोक लेलैंड में। कल इसमें थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। एक और शेयर जहां पर हमने देखा कि कल तेज़ी बनी थी वो था एलएनटी। एलएनटी ने बीएल के साथ करार किया है भारतीय वायुसेना के एक प्रोग्राम के लिए, फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। और ऑर्डर बुक को लेकर कोई चिंता है नहीं। एलएनटी की करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है और विदेशों के से बात करें तो करीब करीब 46-47% के आसपास के रेवेन्यू उनकी विदेशी का मतलब ऑपरेशन से आ रही है। मयूरेश जी, एलएनटी 3700 रुपए के आसपास के भाव चला है, कितना और चलेगा? और मान लीजिए कोई अगर साल भर होल्ड करता है तो आपके हिसाब से कहां तक हम शेयर के भाव को देखेंगे? नहीं, एक अच्छी खासी अपसाइड आप अभी भी उम्मीद कर सकते हैं एलएनटी जैसे स्टॉक में। आई थिंक यहाँ से भी 12-15% की अपसाइड इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। एक एब्सोल्यूट बैरोमीटर है इन टर्म्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और जैसे गवर्नमेंट केपेक्स और प्राइवेट केपेक्स वापस आएगा, जो ऑब्वियसली इनके ऑर्डर बुक से रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, बट जो अलग अलग पहलू में ये काम करते हैं, डिफेंस हुआ, हैवी इंजीनियरिंग हुआ, हाइड्रोकार्बन हुआ, इवन एक्सपोर्ट मार्केट में आई थिंक जो एक नीश काम कर रहे हैं, यहाँ पे आई थिंक जो स्टेबिलिटी आ सकती है एग्जीक्यूशन, एक एफिशिएंट एग्जीक्यूशन में और टॉप लाइन ग्रोथ में, मार्जिन्स में स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं आई थिंक वर्किंग कैपिटल में स्टेबिलिटी देखने मिल गई है। जो आरओईज थोड़े कॉम्प्रेस हुए थे, आई थिंक वहां से भी एक रिकवरी आनी चाहिए बिकॉज ऑफ बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज। और ये सारी चीजें यही दर्शाती है कि अगर आपको एक स्टेबल स्टॉक चाहिए जो इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता हो, तो एलएनटी से बेहतर स्टॉक हो नहीं सकता। तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि इंडिया विल कंटिन्यू डूइंग वेल, ना सिर्फ अगले 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए, अगले दशक में। और इसलिए आई थिंक एलएनटी एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी बनती है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसलिए आई थिंक जिनके पास ये बने रहे, जिनके पास नहीं है, वो अभी भी आई थिंक एक स्टैगर्ड वे में स्टॉक को देख सकते हैं। 12 से 15% तो एक अपसाइड शायद 1-1.5 साल में 2 साल में आप उम्मीद कर सकते हैं। तो फिर ये स्टॉक आप लेके रखें और भूल जाए। थिंक दिस इज नॉट स्टॉक टू प्रॉब्ली लुक एट 1 ईयर। पहले 5-10 वर्षों के लिए एक सिप कंटिन्यू करिए स्टॉक में,
और भूल जाए स्टॉक। बढ़िया है मेरी जी, ऐसे भी अभी भी लोग हैं बातें करने वाले कि स्टॉक लेके भूल जाएं, लेकिन एल&टी को हाँ उस कैटेगरी में आप रख सकते हैं। डाइवर्सिफाइड भी है, एक बहुत ही स्टेबल कंपनी है, दिग्गज है कंस्ट्रक्शन में, इसके आसपास का नाम खोजना बड़ा मुश्किल है। एक और कंपनी मेरी जी आपसे फटाफट इस पर व्यू जानना चाहेंगे, ये टाटा इन्वेस्टमेंट में जो 2 दिन की जो रैली हुई है 22-24% की, क्या आपको लगता है कि जस्टिफाइड है ये, कि अगर स्प्लिट हो भी रहा है तो ये तो सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शन है, 1 के 10 शेयर हो जाएंगे, वैल्यू तो उतनी ही रहनी है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि अब ये जो रिकॉर्ड हाइस पर शेयर गया है वहां पर ये सस्टेन कर पाएगा? कहना मुश्किल है अभिषेक जी, बट आई थिंक बाजार बाजार होता है, और इसलिए आई थिंक एक जो मूव हमने देखी है आई थिंक इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स विच आर ऑल सेंटिमेंटली ड्रिवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और इसलिए आई थिंक ये पहलू जो होता है हमेशा आई थिंक इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप एक एक मोमेंटम एस्पेक्ट से स्टॉक्स में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक डी एक्सेलरेशन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी तेज होती है। आई थिंक आई डोंट सी एनी फंडामेंटल रीजन जहाँ पे एक बहुत बड़ी तेजी है स्टॉक में हो। ऑब्वियसली एक रिफ्लेक्शन होता है अंडरलाइंग होल्डिंग कंपनीज का या ग्रुप कंपनीज का, और एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी आ ही जाता है कहीं ना कहीं, बट मार्केट्स के अपने तरीके होते हैं देखने के लिए। बट आई थिंक इट इज ऑल बेक्ड इन, सेंटिमेंटल रिएक्शन है जो लार्जली प्ले आउट हो चुका है। ठीक है, टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर ये व्यू 2.5 मिनट में बाजार खुल जाएगा। उसके पहले एक और शेयर पर रिव्यू ले लेते हैं रत्नेश जी आपसे। डी मार्ट का शेयर मुझे सही लग रहा है, और डी मार्ट का शेयर मतलब प्योर एक दो दिन या फिर हफ्ते भर के ट्रेडिंग के लिए नहीं, अगर मुझे लगता है किसी को अगर महीने भर भी अगर समय देना हो ना तो डी मार्ट पैसे बना के देख सकता है। आपका व्यू क्या है? कल के सत्र में हमने तेजी देखी है और आज शुरुआत ही अच्छी करने जा रहा शेयर। डिमांड में देखिए जीएसटी की न्यूज़ के बाद में काफी एक अच्छी तेजी हमको उसमें देखने को मिली। उसके बाद में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। अब ये कंसोलिडेशन के बाद में कल ने अच्छे महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 4560 4580 के आसपास में आ गया, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये उस स्टॉप लॉस के साथ में एक बार 4800 रुपए तक टारगेट बन सकते हो। नया ब्रेकआउट या नई तेजी जो होगी वो 4850 के बाद में बनेगी, जो कि इसको भी 5000 तक के लेके जाएगी। डीमार्ट को लेकर ये व्यू। चलिए बाजार अब खुलने वाला है, उसकी तरफ जरा बढ़ते हैं। निफ्टी में जो इंडिकेशंस आ रहे थे ना गिफ्ट निफ्टी से 30-40 अंक के, थोड़ा सा ना बेहतर शुरुआत होने की उम्मीद है। सिर्फ 20 अंक की कमजोरी पर निफ्टी खुलेगा। हालांकि अगर 20 अंक की कमजोरी पर भी खुलता है तो लगातार ये 5वां सत्र होगा जब निफ्टी में हम गिरावट देखेंगे। 25,430 के आसपास से हम गिरते गिरते निफ्टी आ गया है 25,030 तक, यानी कि लगभग ऊपरी स्तरों से 400 पॉइंट के आसपास की, रफली अराउंड 0.25% के आसपास की गिरावट निफ्टी में आ गई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज शुरुआत होगी वो होगी करीब 60 अंक नीचे निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक थोड़ा वीक है क्योंकि निफ्टी बैंक के जो 2 बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, जो मजबूत स्तंभ है आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, वहां पर लगातार हम कमजोरी देख रहे हैं। आईसीसी बैंक का शेयर 1400 रुपए के नीचे है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 950 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं और वहां से प्रेशर बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। अब ये सरकारी बैंक चल तो रहे हैं, कई सारे बैंकों को आप देखेंगे कि रिकॉर्ड हाइज या फिर 52 वीक हाइज पर जाते हुए आप देख रहे हैं। इंडियन बैंक उसका एक उदाहरण है। एसबीआई में भी कल हमने तेजी देखी है हाल फिलहाल में, लेकिन यह है कि इनका उतना वेटेज नहीं है जितना कि प्राइवेट बैंकिंग का है, और खासतौर से एसबीआई, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का। उसके चलते निफ्टी बैंक पर हम प्रेशर देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन आज बेहतर देखेंगे। आज जो शेयर निफ्टी में अच्छे आपको शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे, हिंडाल्को में शुरुआत अच्छी होगी। नेस्ले में कल हमने बाइंग देखी है, नेस्ले में आज शुरुआत आपको अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन यह है कि निफ्टी 20 अंक नीचे खुलेगा और निफ्टी बैंक की जो शुरुआत होगी वो होगी 60 अंक नीचे। देखना ये होगा कि क्या निफ्टी 25,000 के लेवल को होल्ड करता नहीं होल्ड करता। अगर 25,000 का लेवल अगर टूटा तो फिर 24,800 का दरवाजा है निफ्टी के लिए खुल जाएगा, और 55,000 के नीचे अगर निफ्टी बैंक गया तो फिर 54,700 पहला पड़ा होगा। शुरुआत हो गई है निफ्टी के जो गिरावट है 24 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक भी ज्यादा कोई कमजोर नहीं है, 85 अंक नरम है, लेकिन 55,000 के क्रूशल सपोर्ट के पास आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा और निफ्टी 25,000 के लेवल को होल्ड करने की जद्दोजहद करते हुए। तो जिन सपोर्ट्स को कल दोनों के दोनों इंडेक्स ने बचाया है, बिल्कुल उसके पास ही आप घूमते हुए देखेंगे। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है करीब 100 अंकों के आसपास की। देखना होगा कि अगर
इस लेवल को अगर थोड़ा 55,000 को, तो निफ्टी बैंक में प्रेशर हम बढ़ते हुए देखेंगे। और निफ्टी अगर 25,000 के नीचे अगर जाता है तो 24,800 की तरफ फिर हो सकता है कि कदम अपने बढ़ा दे। थोड़ी देर बाद इसको रिविजिट करेंगे। गिरावट जो है ये निफ्टी की करीब करीब 45 अंकों की है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है करीब 110 अंकों के आसपास की। शुरुआत कहां पर अच्छी हुई है? शुरुआत अच्छी हुई है हिंडाल्को की, करीब करीब 0.25% की तेजी है। डॉक्टर रेड्डीज के लिए अच्छी न्यूज आई, 0.5% ऊपर ये शेयर। एयरटेल में करीब करीब 0.5% के आसपास की तेजी। ट्रेंट कल अपनी शुरुआती तेजी को गंवाकर नीचे आया था, लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास के गेंस हैं। टाटा कंज्यूमर में भी 0.25% के आसपास की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। कोई ऐसा एक्शन हमें शुरुआत में दिख नहीं रहा है। केईआई इंडस्ट्रीज में करीब करीब 1.5% के आसपास की तेजी है। ल्यूपिन को लेकर एक अच्छी खबर आई थी और ल्यूपिन के शेयर में हम देख रहे हैं कि 1.5% की तेजी है और 1.5% की तेजी के साथ ये जो शेयर है ये है टॉप गेनर वायदा का। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कमिंस में तेजी है करीब करीब 0.25% के आसपास की। ऑयल इंडिया में तेजी है 0.5% के आसपास की। ज्यादा कोई ऐसा हमें एक्शन देखने को मिल नहीं रहा है। निफ्टी बैंक थोड़ा मोड़ा रिकवर कर रहा है, लेकिन ये है कि 55,050 के आसपास ही है। और इस वक्त अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो वो लगभग बराबरी का मामला है, क्योंकि 1000 शेयर अगर ऊपर हैं तो करीब करीब 1200 के आसपास शेयर गिरावट का शिकार हो रहे हैं। थोड़ा सा टिल्टेड है। इंडिया विक्स करीब 1% ऊपर, 10.5 के आसपास का इंडिया विक्स आपको दिखाई देगा। हिंडाल्को है टॉप गेनर करीब 1% के आसपास की मजबूती के साथ। बड़ा एक्शन कहां पर है जरा ये चेक कर लेते हैं शेयरों की। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हिंद कॉपर में करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। कॉपर प्राइसेस बढ़े हैं, उसका सहारा मिल रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गार्डन रीच में करीब 0.25% के आसपास की तेजी है। लिकर में रेडिको खेदान करीब 1.5% ऊपर ये शेयर आपको दिखाई देगा। कोचिन शिपयार्ड तो जो डिफेंस वाला खेमा है वो थोड़ा सा आपको एक्टिव दिखाई देगा। अडानी टोटल काफी ज्यादा गिरावट का शिकार हुआ, आज थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है, करीब 2% के आसपास की मजबूती इस शेयर में देखेंगे। ये वायर और केबल वाली जो कंपनीज है वहां पर आप तेजी देखेंगे। केईआई और वी गार्ड ये दोनों के दोनों शेयर आज मजबूती पर ये कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। ग्लेनमार्क फार्मा ने एक एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है ह्यूंगराई के साथ और शेयर में हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की तेजी है। कमजोरी कहां पर है? टाटा मोटर और कमजोर हो रहा है। कल हमने देखा था कि 2% के आसपास से गिरावट थी और ये शेयर आज फिर से टूट रहा है। निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है, करीब 2% की गिरावट है। 670 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं टाटा मोटर के। टाटा इन्वेस्टमेंट में लगातार हमने तेजी देखी, 2 सत्र में करीब 22-24% ये शेयर चल गया था। आज थोड़ा सा प्रेशर है, 2.5% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। एस्ट्रल जो कि पाइप बनाने वाली कंपनी है, मॉनसून का प्ले है, अब ये मॉनसून का रिट्रेसमेंट शुरू हो गया है। शेयर में भी हम देखने की थोड़ी नरमी है, 2% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। फाइनेंशियल स्टॉक्स में हमने कल तेजी देखी थी। मणप्पुरम फाइनेंस रिकॉर्ड हाइस पर गया था, आज थोड़ा प्रेशर है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आ रही है। 1.5% के आसपास की गिरावट यहां पर है। एडलवाइज फाइनेंशियल में करीब 0.2% के आसपास की तेजी गिरावट आपको दिखाई देगी। इसके अलावा सीमेंट में और टायर में कुछ शेयर हैं जहां पर आज कमजोरी आ रही है। जेके टायर और स्टार सीमेंट, यहां तक कि एमआरएफ में भी करीब 0.25% के आसपास की गिरावट है। इस बीच बाजार थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। हम देख रहे हैं कि निफ्टी की जो गिरावट है सिर्फ 11 अंकों के आसपास की रह गई है और निफ्टी बैंक है सिर्फ 50 अंक नीचे। तो अभी जो शुरुआती जो 5 मिनट जो बीते हैं, निफ्टी ने 55,000 के लेवल को होल्ड किया है और निफ्टी ने भी 25,000 के लेवल को बचाया है। और उसके पीछे की वजह यह है कि कुछ कंजम्पशन वाले स्टॉक्स बाजार को अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे कि नेस्ले हो गया, HUL हो गया, इसके अलावा टाटा कंज्यूमर हो गया। और IT और फार्मा में भी हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। एक बार जरा देख लेते हैं कि इंडेक्स के हाल क्या है, कहां से सपोर्ट है और कहां से प्रेशर है। ऑटो शेयरों में कल भी हमने कमजोरी देखी, आज भी कमजोरी है, हालांकि 0.5% के आसपास की गिरावट देख रहे हैं। सरकारी बैंकों का खेमा थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि नरम है, 0.25% के आसपास की गिरावट वहां पर है। रियल एस्टेट शेयर आज भी कमजोर है, 0.25% की नरमी इंडेक्स में हम देख रहे हैं। लेकिन सपोर्ट मिला है आज फिर से FMCG से, कल भी हमने मजबूती देखी थी, आज फिर से इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर आपको दिखाई देगा। पावर शेयरों में थोड़ी सी तेजी है, मेटल में थोड़े से मूव्स दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा फार्मा और IT में सेलेक्टिव बाइंग आज के सत्र में हो रही है। IT का इंडेक्स जो है फिलहाल आपको सपाट कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानेंगे कि इस वक्त आपके लिए कौन से शेयरों में बन रहे हैं कमाई के शानदार मौके। स्वागत है आपका ओपनिंग ट्रेड में। और यहाँ पे देखें तो इनिशियल डिप के बाद रिकवरी
कि जो है अटेम्प्ट निफ्टी की देखने मिल रही है और अब थोड़ी देर में जो है लगता है कि निफ्टी हरे निशान में भी आ जाएगा। 25,050 लेवल्स के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। आज ऑफ कोर्स सेंसेक्स की जो है वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एक एक करके जो है हम व्यूज़ लेते हैं ओपनिंग ट्रेड पे। हमारे साथ जो है अब कुणाल जुड़ रहे हैं। कुणाल, ज़रा बताएं आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड्स? वेल, ओपनिंग ट्रेड में दो स्टॉक है जहां पे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सबसे पहला आइनॉक्स ग्रीन है, 206 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 196 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में रख सकते हैं। फिलहाल 206 के अराउंड है, 214 का पहला टारगेट है और 214 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 226 तक के भी लेवल ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो आइनॉक्स ग्रीन रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है एससीआई है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 235 के अराउंड है, स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। एसएल की बात करें तो 228 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे और टारगेट की बात करते हैं तो ऊपरी लेवल पे 242 का पहला टारगेट है। 242 जैसे ही ब्रेक होता है 253 तक के भी टारगेट हमें एससीआई में देखने को मिल सकते हैं। सो आइनॉक्स ग्रीन और एससीआई दोनों में फोकस करके चलने की सलाह है। तो बिल्कुल दो कॉल्स आ रहे हैं कुणाल की तरफ से। आइनॉक्स ग्रीन यहाँ पे देखिए टारगेट प्राइस 214 प्लस है और शिपिंग कॉर्पोरेशन टारगेट 253 के ऊपर, स्टॉप लॉस 228 का। दोनों पे खरीदारी की राय है। शिपिंग थीम पे तो ऑफ कोर्स देख ही रहे, बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से देखने मिल रही है। और आइनॉक्स ग्रुप यहाँ पे भी देखें तो सेलेक्टिव बाइंग जो है इनके जो है ग्रुप कंपनीज में ऑलरेडी देखने मिल रहे हैं। तो कुछ डिलीवरी आंकड़े भी जो है मेरे सामने देख रहे हैं कि अच्छी मोमेंटम जो है आइनॉक्स ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। और ऑफकोर्स में आइनॉक्स ग्रीन जो है कुणाल के पिक है। आप रत्नेश, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड के पिक्स? एक स्टॉक काफी अच्छा दिख रहा है, जीआरएससी में काफी अच्छा है। यहाँ पे राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट वापस ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। 2740 रुपए का जो टारगेट बन सकते हैं यहाँ पे करीब करीब 2850 2880 दो टारगेट बन सकते हैं। ये बिल्कुल जीआरएससी जो है यहाँ पे देखिए शिपिंग पे जो है बाइंग आ रही है। और ये जो ट्रेंड है हम आपको जो है लास्ट वीक ही बता देते कि शिपिंग स्पेस पे कितने लेजिस्लेशंस आ रहे हैं। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स अपने 22 मंथ हाई लेवल्स पे है। तो अगर जो है हमारे गेस्ट ने भी बताया था, तो उसके लिए अगर आप पोजीशंस लिए होते एक हफ्ता पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन देखिए आज भी टेक्निकली अप मूव में जो है कुणाल ने और रत्नेश ने भी कंफर्म किया कि शिपिंग स्पेस पे जो है अभी भी बुलिश नज़रिया बन रहा है। लेकिन अब ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। 2 दिन की सेलिंग के बाद अब वापस से थोड़ी बाइंग आ रही है अदानी पावर, अदानी टोटल गैस पे। मयूरेश, आपसे मैं एक जो अदानी ग्रुप के बारे में बात करना चाहूँगा कि देखिए अब जो है बहुत बड़ा ओवरहैंग जो था हिंडनबर्ग का वो ख़त्म हो गया। कंपनी ऑफ कोर्स अनाउंसमेंट्स भी की कि अब जो है उनके जो एक्सेस है चीप कैपिटल की, लॉन्ग टर्म टेन्योर की, वो और बेटर हो जाएगा। जिस तरह ऑफकोर्स भारत में जो है क्रेडिट रेट अपग्रेड दिख रही है। अब आप अदानी ग्रुप को कैसा देख रहे हैं? यहाँ पे जो है कुछ ऑफकोर्स वॉलेटिल अप मूव्स आए थे, लेकिन अब बताएं अब क्या फंडामेंटली लग रहा है अदानी ग्रुप कहाँ प्लेस्ड है? ऑल दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि कैपिटल एलोकेशन के हिसाब से भी आई थिंक एक रणनीति या स्ट्रैटेजी जो होगी आई थिंक वो डिफाइन कर सकते हैं इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। दूसरा, आई थिंक एक्सेसिबिलिटी टू फंड्स, एज यू राइटली सेड शरद, is one option that always remains. And in fact, they've lowered their debt equity consolidated basis पे, group basis पे over a period of time with superior cash flows coming through from various businesses. तो हमें लगता है कि एक sentimental reaction आ चुका है stocks में। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई ऊपर लेवल्स पे। बट सिलेक्टिवली आई थिंक विद इन दिस ग्रुप एक्सपेक्टेशन जो हम मान के रख सकते हैं, जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे बैलेंस शीट और भी तगड़ी हो सकती है। अडानी पावर इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली कीप ऑन योर रडार। अडानी एंटरप्राइजेस जो एक सम ऑफ पार्ट्स है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट द ओवरऑल बिजनेस बट आल्सो द एसीजेड बिजनेस, यहाँ पे सॉलिड वैल्यू अनलॉक होने की पोटेंशियल है। आई थिंक दैट कैन प्रॉब्ली आल्सो बी लुक्ड एट। और अडानी पोर्ट्स तो एक फ्लैगशिप है ही, बट अगेन आई थिंक इट लार्जली डिपेंड्स इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है आई थिंक जहां सरकार का रुझान है, जहां पे कंपनीज आई थिंक राइट इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं और जहां पे फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स कैन बी बेटर। आई थिंक अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस ध्यान में। जी ठीक है। बाजार पर लौटते हैं और हम देख रहे हैं कि रिकवरी अच्छी है और निफ्टी बैंक जो करीब 100 अंक नीचे था अब करीब 100 अंक ऊपर आपको दिखाई देगा, 55,200 के आसपास है।
और निफ्टी की बात करें तो 28 अंकों की तेजी है, 25,100 के आसपास के स्तर हैं। तो अपने लेवल्स को डिफेंड करने की कोशिश तो की है, देखते हैं कि अपने गेंस को कितने कंसोलिडेट करते हैं। लेकिन आज के शुरुआत में जो ओपनिंग का जो हमारा खिलाड़ी है वो है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। दरअसल कंपनी के सब्सिडरी को, इनकी यूके आर्म को टीसीएस की सब्सिडरी से ऑर्डर मिला है करीब करीब 4.25 मिलियन पाउंड का, और उसके चलते शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं। 6.5% के आसपास का उछाल इस शेयर में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम गिरावट वाले शेयर की बात करें तो टाटा इन्वेस्टमेंट की जो कमजोरी है वो हो गई है करीब करीब 4% के आसपास की। लेकिन एक राय जरा टाटा मोटर्स पर लेते हैं कुणाल जी। टाटा मोटर्स 720 रुपए से गिरते गिरते अब 670 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं, और गिरावट इसकी थम नहीं रही है। आपको लगता है कि टाटा मोटर और गिरेगा या फिर एक कॉन्ट्रा बाइंग कर सकते हैं? कुणाल जी, वेल टाटा आपको आवाज आ रही है? वेल यस यस वेल टाटा मोटर्स की बात करें 670 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और जिस हिसाब से टाटा मोटर्स में मोमेंटम है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जहां पे मारुति और हुंडई मोटर्स को लेके अच्छी न्यूज आई है, अभी तक नंबर नहीं आया है टाटा मोटर्स एमएनएम को लेके, लेकिन जिस हिसाब से फिलहाल टाटा मोटर्स में मोमेंटम है, एक टाइम पे 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन हुआ, वापस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक आ चुका है। सो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा, फिलहाल पोजीशन नहीं बना के चलने की ही सलाह रहेगी मेरी ओर से। हाल के लिए इसमें पोजीशन नहीं बनाने की सलाह है। लेकिन आज बाजार को जहां से सपोर्ट मिल रहा ना, वो हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले शेयर आज एक्टिव है, और डिफेंस में अगर आप बीएल को भी देखेंगे जो कि निफ्टी का पार्ट है, 1.25% के आसपास की तेजी वहां पर है। एलएनटी अपने कल गेंस को आज थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, 0.5% के आसपास की मजबूती है। लेकिन देखिए आज अच्छी चीज क्या है, आज निफ्टी बैंक में आप थोड़ी जो रौनक लोअर लेवल से देख रहे हैं ना, उसकी वजह यह है कि आईसीसी बैंक की गिरावट पर ब्रेक लगी है। आईसीसी बैंक का शेयर करीब आपको 0.5% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, और निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये शामिल है। इनफैक्ट इस वक्त अगर आप सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ दें तो बाकी सभी के सभी 11 शेयर आज तेजी पर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे, और एचडीएफसी बैंक में जो तेजी है वो है 0.25% से भी कम की, 950 रुपए के आसपास के भाव हैं। रत्नेश जी, आईसीसी बैंक 1390 रुपए का भाव, 0.5% ऊपर, कोई आपको लगता है कि स्ट्रेंथ आएगी शेयर में, बाइंग करनी चाहिए? आईसीआईसीआई बैंक में आप देखेंगे तो एक अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि अपने अच्छे सपोर्ट पे यहाँ पे आ गया, वहां से एक रिवर्सल यहाँ पे आ रहा है। 1360 रुपए काफी अच्छा सपोर्ट है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट टर्म के लिहाज से बन रहा है यहाँ पे, तो 1410 1420 तक की तेजी देखी जा सकती है 1370 रुपए के स्टॉप लॉस से। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है आईसीआईसीआई बैंक पे नज़र रहने वाली है, और यहाँ पे देखें तो अपमूव एक अच्छा आया है, लेकिन डिसिसिव रहता है ये अपमूव, ये तो समय बताएगा, क्योंकि जो लंबे समय तक प्राइवेट बैंक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया रैली पे, और अभी भी जो है बाजार एक छोटे से रेंज पे खरीदारी की राय है 1410, स्टॉप लॉस देखें तो लगभग 1370 रहने वाला है। लेकिन अगर आज की बाज़ार की बात करें तो चाल में उतना भी जो है ज़्यादा अपमूव नहीं देखने मिल रहा है, और आज देखें तो एक छोटे से रेंज में जो है बाजार फंसा हुआ है। डायरेक्टर साहब एक बार मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस को भी एक बार लेके आए सामने, इवन स्टीवेंस लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अपमूव आइदर साइड्स आपको देखने मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप 100 इंडेक्स देखें तो लगभग 1:1 के रेशियो में ही है। हालांकि ऑटो में थोड़ी सी सेलिंग आ रही है, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ पैनिक सेलिंग आ रहा है। मेटल स्पेस वापस चमक रहे हैं, और हिंदुस्तान कॉपर, अभिषेक बात भी कर रहे थे कि 3% ऊपर, और एक अच्छी अपमूव जो है बार बार जो है देखने मिल रही है इस सेगमेंट पे। हिंदुस्तान कॉपर के अलावा कुणाल कोई और जो स्टॉक, माफ़ करिएगा रत्नेश ही है हमारे साथ। रत्नेश, एक बार हिंदुस्तान कॉपर के अलावा कोई और मेटल काउंटर आपको अभी अच्छा लग रहा है जहाँ पे पोजिशनल सेटअप अच्छा है? क्योंकि देखिए मेटल स्पेस तो जो है निफ्टी मेटल इंडेक्स एक अच्छे बहुत सारे महीनों के बाद एक ब्रेकआउट भी दिया है, तो हिंदुस्तान कॉपर के अलावा कुछ और आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हिंडाल्को, नाल्को या प्राइवेट प्लेयर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील? अभी आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है काफी मतलब लॉन्ग कंसोलिडेशन यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है, जिसमें कि टाटा स्टील में
तो टाटा स्टील हालांकि बहुत स्लो मूवर है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार यहाँ पे ही स्लो स्टडी हाई फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो एक थोड़ा सा डीप आता है कहीं 170 रुपए 168 रुपए के आसपास में, तो वहाँ पे खरीदारी करी जा सकती है। 165 रुपए के स्टॉप लॉस से ऊपर मुझे टारगेट बन सकते हैं 180 रुपए तक के बन सकते हैं। ये बिल्कुल तो यहाँ पे जो है नज़र हमारी ज़रूर रहेगी। एक टाइप से रिकवरी अटेम्प्ट कोफोर्ज कर रहा है मिड कैप स्पेस से, मिड कैप आईटी स्पेस या आईटी स्पेस। ऑफ कोर्स 3-4 सेशन से बड़ी मार पड़ी है यहाँ पे, और इन्फोसिस की बायबैक अनाउंसमेंट के बाद जितने भी गेंस आए थे निफ्टी आईटी इंडेक्स में वो सब इरेज हो गए थे, लेकिन कोफोर्ज एक अटेम्प्ट कर रहा है। एक बार कोफोर्ज पे चार्ट चेक लेना चाहूँगा। कुछ खास हुआ नहीं है, गिरावट के ही स्तर पे था। पिछले 7 दिन में स्टॉक 10% गिर गया है। यहाँ पे कुछ लगता है कि वैल्यू बाई देख सकते हैं कोफोर्ज में, कि थोड़ा और वेट कर लें? कोफोर्ज में देखिए अभी तो थोड़ा सा एक पूरे आईटी सेक्टर में थोड़ा सा अभी अंडर परफॉर्मेंस वापिस से देखने को मिल रहा है। तो एक 1580 का काफी अच्छा सपोर्ट है, बाकी अभी किसी तरह का रिवर्सल नहीं है। एक बहुत ही छोटे टेक्निकल बाउंस के लिए बस एक ट्रेड बन रहा है 1580 रुपए के स्टॉप लॉस से, ऊपर में टारगेट 1680 1690 के है। बाकी किसी भी तरह का भी रिवर्सल है, टेक्निकल बाउंस के लिए छोटे से के लिए बस प्ले करा जा सकता है। ठीक है, कोफोर्ज को लेकर ये व्यू। इस बीच देखिए खबरें आ रही है कि थॉमस कुक ने ब्लिंकिट के साथ करार किया है। फॉरेक्स कार डिलीवरी के लिए ये करार किया गया है थॉमस कुक का। थोड़ा इसको और विस्तार से समझेंगे कि इसके जरिए क्या होगा, क्या कंपनी करेगी, बट ये करार की खबर आई है ब्लिंकिट के साथ। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयरों पर जरा नजर डालते हैं जहां पर एक्शन शुरुआती सत्र में बिल्ड हो रहा है, क्योंकि बाजार खुले हुए अभी 15 से 20 मिनट के आसपास के समय बीता है। लेकिन ओएनजीसी में थोड़ा सा ना लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। 1% ऊपर ये शेयर आ गया है। इस पर कुणाल ने करीब 245 और 200 शायद 58 के टारगेट दिए थे ओएनजीसी में। 240 रुपये के आसपास का भाव है ओएनजीसी। रत्नेश जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ से भी लॉन्ग किया जा सकता है? कितनी तेजी आप देख रहे हैं शेयर में? ओएनजीसी में देखिए तो एक थोड़ा सा शुरुआती मोमेंट के बाद में यहाँ पे 243 244 के आसपास थोड़ा सप्लाई, तो यहाँ पे रुक सकता है ये। इसके ऊपर या फिर नई तेजी बनी, किसी ने नीचे में लिया था, यहाँ पे मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। 245 के ऊपर निकलता है तब 240 का स्टॉप लॉस लगा के नई तेजी करना चाहिए 252 रुपए तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ओएनजीसी को लेकर ये भी हुई। लेकिन चलिए हमारे स्टूडियो में हमारे इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपके पिक से जरा शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और शेयरों पर आपसे राय लेंगे। बताइए आपने क्या स्पॉट किया है और आपके ओपनिंग ट्रेड्स कौन से होंगे? जी हाँ, तो मेरा मानना है कि आई थिंक काफ़ी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स यहाँ से ब्रेकआउट के कगार पे आ चुके हैं। मैं एलएनटी पे बुलिश रहूँगा करंट लेवल से। मेरा मानना है कि स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट जोन पे है। फ्लैग पैटर्न एज वेल एज असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, दोनों ही पैटर्न्स फुलफिल हो रहे हैं स्टॉक में। 3800 का टारगेट रख सकते हैं एलएनटी पर, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3650 का। और सेकंड स्टॉक जो रहेगा वो है डाबर पर, बिकॉज मेरा मानना है कि आई थिंक एफएमसीजी स्टॉक्स में जो कल हमने देखा बाउंस बैक, वो दर्शाता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव बन सकता है काफ़ी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में। तो मैं बुलिश रहूँगा डाबर के लिए, डाबर पर, और 530 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 509। बिल्कुल बुलिश नज़रिया एलएनटी की तरफ से, कुणाल की तरफ से आ रहा है। और आज एक ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी देखने मिली थी, और धीरे धीरे करके एलएनटी के ऑर्डर फ्लोज भी आ रहे हैं। और जब लार्ज इंफ्रा प्लेयर जो सबसे बड़ा रहता है भारत पे, वो अगर स्टार्ट कर देता है अप मूव, तो यहाँ से जो है बाकी सारे फॉलोअर्स भी देखने मिलते हैं। लेकिन एक सेक्टर है ऑटो एंसिलरी सेक्टर का, खास करके जिनका यूरोप में जो है एक्सपोजर है, उस पर मेरी नज़र है। क्योंकि यूरोजोन की बिजनेस एक्टिविटी 16 मंथ के हाई पे आई, और अभी थोड़ी देर पहले डेटा है कि यूरोप के कार सेल्स बढ़े हैं। बहुत महीनों से यूरोप के कार सेल्स के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा पॉजिटिव सुना नहीं था, लेकिन एक बार भारत फोर्ज और जो भी ऑटो एंसिलरीज संवर्धन, इन पे एक बार नज़र डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ एक अपमूव आ सकता है, क्योंकि इम्पेंडिंग है फंडामेंटली। तो ज़रा बताएं, भारत फोर्ज या मदरसन जिस पे रहेगा? संबंधा मदरसन एक बहुत अच्छा चार्ट बन सकता है, बिकॉज तो डबल पॉजिटिव है, यूरोप भी है और प्लस इंडिया में भी ऑटो सेक्टर में जो अच्छा मूव आया था, तो उसका भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी संबंधा मदरसन हो सकता है। प्राइस मूवमेंट में आई थिंक दमदार प्राइस परफॉर्मेंस था। मेरे ख्याल से आई थिंक 87 या 88 से रैली स्टार्ट हुआ था संबंधा मदरसन में। 110 या 114 के आसपास का एक रिसेंट हाई बनाया था स्टॉक ने, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग 20% के ऊपर का मूव आया था स्टॉक में।
अब हालांकि आई थिंक 2 या 3 दिन से स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, बट ये एक अच्छा जोन बन सकता है जहाँ पे ट्रेडर्स ने जो पिछले लेग में मिस किया हो वो वापस से एंटर कर सकता है। 105 और 108 मेरे अनुमान से आई थिंक एक अच्छा ट्रेडिंग या एक बाइंग जोन बन सकता है संवेदना मदरसन में। इसमें मैं काफ़ी बुलिश रहूँगा। भारत फौज में मेरा मानना है कि हालांकि चार्ट पे पोटेंशियल बहुत अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी स्ट्रांग है, बट थोड़ा सा आई थिंक मोमेंटम वाइज स्टॉक में शॉर्ट टर्म वाइज लैग कर रहा है। वो बार बार 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आके स्टॉक थोड़ा सा वहाँ से फिजल आउट हो जाता है। ट्रेंड्स 1250 1350 का ये जो मेजर रेजिस्टेंस है इसको क्लियर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर स्टॉक को एक वापस से शॉर्ट टर्म मोमेंटम अपसाइड में जाना है। तो भारत फौज में भी पोटेंशियल है, बट फिलहाल ऐसा लग रहा है चार्ट्स में दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो संवेदना मदरसन हैज़ अ वन अप। एक बार कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस पे डिक्सन टेक, यूबीएस की एक ऑफकोर्स अपग्रेड भी आई है और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, दोनों में स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। डायरेक्टर साहब दोनों स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पे लाएं, डिक्सन टेक और दूसरा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑफकोर्स एक छोटे से रेंज में फंसे हुए हैं दोनों स्टॉक्स, लेकिन एक्सपेक्टेशंस है कि थोड़ा सा मूव आ सकता है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बेटर लग रहा है डिक्सन टेक से, या थोड़ा और वेट कर लें? तो दोनों ही स्टॉक्स डिफरेंट है बिकॉज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बहुत हाई बीटा स्टॉक हो गया, डिक्सन एक बहुत लो बीटा स्टॉक है। तो जब आप हाई बीटा स्टॉक्स में आप ट्रेड करो तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा डीप होती है बिकॉज आप, और यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है आप पोजीशन साइज को कंट्रोल करो। अगर आप एक में अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट करो तो उसमें आप 50 या 70 रुपीज इन्वेस्ट करो तो प्रपोर्शनमेंट करना चाहिए, प्रपोर्शनमेंट करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टॉप लॉस है वो अगर डीप भी हो जाता है तो आपको रुपी वाइज एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको लॉस उतना नहीं होता इनकेस अगर स्टॉप हिट भी करे। तो मेरे अनुमान से आई थिंक वो एक जो टेक्निकलिटी होती है उसको रखनी चाहिए मद्देनजर रखते हुए। डिक्सन टेक हालांकि मेरा मानना है कि आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है, 18,200 के लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका है स्टॉक कंसिस्टेंटली। अगर हम 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर 3 ईयर्स का चार्ट भी देखें तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड कंसिस्टेंट अप ट्रेंड है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक्स और ज़्यादा अच्छा कर सकता है लॉन्गर टर्म में। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखें कि डिक्सन टेक पे जो है नज़र ज़रूर बना के रखें, या आज भी देखें तो अच्छी अप मूव जो है देखने मिली है। यूबीएस की अपग्रेड आई थी और धीरे धीरे करके बाजार रेंज बाउंड ज़रूर है लेकिन अप मूव ज़रूर देखने मिल रहा है। टेलीकॉम सेगमेंट से स्टरलाइट टेक के लिए भी जो है थोड़े बहुत न्यूज़ फ्लोज आ रही है। ऑटो स्पेस जो है, माफ़ करिएगा, टेलीकॉम स्पेस से हम बात करते हैं लेकिन टेलीकॉम की एंसिलरी स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टरलाइट टेक पे जो है 6 महीने में देखें तो 50% से ज़्यादा रिटर्न्स ऑलरेडी आ गया है। अगर कोई पोजिशनल इन्वेस्टर है स्टरलाइट टेक पे, उनको क्या व्यू होना चाहिए? थोड़ी सी जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लें कि अभी जो है मंथली बेसिस पे तो देखो कुणाल थोड़ा कंसोलिडेशन ही आ रहा है, या बने रहें? क्या चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शायद ये, बिकॉज स्टरलाइट टेक का अगर हिस्ट्री देखे तो 2025 में ये स्टॉक 150 रुपये भी था, 130-140 के आसपास था और 60 रुपये भी हो गया था। बिल्कुल। और 60 रुपये के बाद में वापस से स्टॉक 120-130 पे आ गया। तो ये कहते हैं हम क्लासिक वी शेप रिकवरी। अगर हम लास्ट 9 मंथ्स या 10 मंथ्स का चार्ट देखें तो स्टरलाइट टेक में जनरली हम कहते हैं कि जब स्टॉक में सेकेंड राउंड ऑफ तेजी आती है और जब वी शेप रिकवरी देखते हैं तो उसके बाद इंडिकेशन होता है कि बुल्स की स्ट्रेंथ वापस आ चुकी है स्टॉक में और माइनर कंसोलिडेशंस या डिप्स जनरली एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो प्योरली ऑन द चार्ट्स, रीसेंट प्राइस हिस्ट्री, शार्प करेक्शन के बाद में ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि शायद ये स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है आने वाले 6 से 9 महीनों में और अपसाइड में ये 145-150 के लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है। खाली एक ही कैच है, जैसे मैं पहले बताया कि ऐसे स्टॉक्स में बीटा बहुत हाई होता है, तो आप यहाँ पे 2% 5% का अगर स्टॉप लॉस रखते हो तो जनरली वो बहुत क्विकली ट्रिगर हो जाता है। तो आपको पोजीशन साइज लिमिट करके स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना पड़ सकता है ऐसे स्टॉक्स में। ठीक है, स्टरलाइट टेक पर ये व्यू हो गया। 123 रुपये 92 पैसे के आसपास के भाव आप देखेंगे और 50 से 100 रुपये की जो जर्नी रही थी वो तो बड़ी अमेजिंग रही थी स्टरलाइट टेक की। ऑप्टिक फाइबर केबल वाली कंपनी है और इनको मल्टीपल ऑर्डर्स वगैरह भी मिले। BSNL के साथ भी इनको एक भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला था। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक थोड़े से शांत होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि हरे निशान में दोनों के दोनों टिके हुए हैं, लेकिन निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो है करीब 100 अंकों के आसपास की और निफ्टी हम देख रहे हैं कि हल्के से गेंस के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन स्टॉक्स में चर्निंग हो रही है। BL कल हमने देखा कि जो कमजोरी थी उसको आज इसने रिवर्स किया है, फिर से 400 रुपये के ऊपर आके ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा और करीब 2% की तेजी के साथ ये निफ्टी का टॉप गेनर इस वक्त है। इसके अलावा ONGC में और ऑयल इंडिया में अच्छी तेजी हम देख रहे हैं क्योंकि क्रूड के भाव में स्पाइक आया है। $69 प्रति बैरल के भाव हो गए कच्चे तेल के, क्योंकि अमेरिका में जो स्टॉक पाइल है यानी कि कच्चे तेल का भंडार है उसमें सरप्राइज ड्रॉप आया है।
अनुमान था कि नहीं पौने 3 लाख बैरल की कमी आएगी, लेकिन 6 लाख बैरल से ज़्यादा की कमी आई है कच्चे तेल के भंडार में इसके चलते। और जो कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं रूस यूक्रेन के वॉर के चलते, इराक से सप्लाई की वरीज हैं, वेनेजुएला से सप्लाई की वरीज हैं, तो उसके चलते भाव को सपोर्ट मिला है। और आज हम देख रहे हैं कि जो एक्सप्लोरेशन वाली जो कंपनीज हैं ना, ONGC और ऑयल इंडिया, यहाँ पर आपको अच्छे मूव दिखाई देंगे। ऑयल इंडिया करीब 3.5% ऊपर आपको इस वक्त कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। रत्नेश जी, एक बार ऑयल इंडिया पर व्यू दीजिए। ऑयल इंडिया में क्या यहां से भी तेजी करनी चाहिए, और अगर हां तो आपके टारगेट क्या होंगे ऑयल इंडिया के? कुणाल जी, अच्छा कुणाल जी, आप ही जरा व्यू दीजिए ऑयल इंडिया पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है ऑयल इंडिया का। मेरे अनुमान से आई थिंक हाई पोटेंशियल स्टॉक है, बट कहते हैं ना बहुत बार स्टॉक अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ऑयल इंडिया एक वैसा चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। 400 के लेवल्स के आसपास लास्ट काफ़ी हफ्तों से स्टॉक ट्रेड कर रहा था। मेरा मानना है कि हाई पोटेंशियल स्टॉक है, तो उस रिगार्ड्स में अगर जो भी ट्रेडर यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्गर टर्म की अगर टाइम फ्रेम रखे तो 400 के आसपास का एक अच्छा कंसोलिडेटिव एक्यूमुलेटिव जोन बन सकता है। मैं करीबन 9 मंथ्स या 12 मंथ्स के टारगेट के हिसाब टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं टारगेट यहाँ पे ऑयल इंडिया में रखूँ तो करीबन 500 550 के प्लस का टारगेट यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑयल इंडिया पे। बट स्पेसिफिकली ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, बिकॉज जो शॉर्ट टर्म स्विंग है स्टॉक की वो बहुत ज़्यादा डीप है। रिसेंटली भी हमने देखा तो कि आई थिंक 450 के आसपास का जो रिसेंट टॉप बनाया था जुलाई अगस्त, वहाँ से स्टॉक ने करीबन 15 से 20% का एक शार्प करेक्शन दिया था। तो वो जो शॉर्ट टर्म स्विंग्स है वो बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाते हैं कभी कभी स्टॉक्स में। तो उस रिगार्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स या बाइंग लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगा। ठीक है, ऑल इंडिया को लेकर ये व्यू। आज बाजार देखिए थोड़ा शांत है, और मतलब ना स्टॉक्स में भी मतलब शेयर खोजने में थोड़ी दिक्कत हो तो रही है कि कहाँ पर मूव आएगा, क्या हम पूछें आपके लिए। एक काम करते हैं, टीटागढ़ रेल, एक बार टीटागढ़ जरा चेक कीजिए आप कुणाल जी। इसमें तेज़ी हो रही है करीब करीब 2% के आसपास की। हालांकि पिछले 3 सत्र में शेयर गिरा है। आज हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग आ रही है इसमें। टीटागढ़, आपको लगता है कि ये आज की जो तेज़ी है इसको आगे और सस्टेन कर पाएगा? कोई ट्रेड बन रहा हो तो बताइए, नहीं बन रहा तो छोड़ देते हैं इसको। करना चाहिए अभिषेक, बिकॉज स्टॉक लास्ट 2 या 3 दिन से काफ़ी शार्प करेक्ट कर रहा था 960 से करीबन। कल आई थिंक मैं लास्ट हाफ एन आवर में देख रहा था कि स्टॉक 900 के लेवल्स को भी ब्रेक कर चुका था। तो आज का जो स्टार्टिंग रैली है वो ऐसा लग रहा है कि एक सडन बाउंस बैक है। इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गए थे कल जब वो 900 के नीचे आ गया था, तो मोर लाइक अ रिलीफ रैली है स्टॉक में। बट मेरा मानना है कि शायद पॉसिबल है कि स्टॉक वापस से 900 के लेवल्स को टेस्ट करे डाउन साइड में। और अगर ये करता है, वापस से अगर 900 के लेवल्स को टेस्ट करता है, तब मेरे अनुमान से वहाँ पे एक कॉन्ट्रा बाइंग का जोन बन सकता है टीटागढ़ में। तो मैं फिलहाल तो कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करूँगा, बट अगर ये स्टॉक वापस से 900 के लेवल्स को क्रॉस करे डाउन साइड में, तो वहाँ पे कॉन्ट्रा बाइंग 900 या 920 की कॉल ऑप्शन ली जा सकती है टीटागढ़ के लिए। ठीक है, टीटागढ़ को लेकर ये व्यू। एक और शेयर जिसमें हम लोग देखने की लगातार गिरावट आ रही है, और वो है रेडिंगटन का। ये एप्पल की रीसेलर है, और हमने देखा था कि जब भारत में आईफोन 17 लॉन्च हुआ उसके अराउंड शेयर में तेजी बनी, लेकिन पिछले 4 सत्र से ये शेयर गिरावट का शिकार हो रहा है, और आज भी 0.25% ये नीचे है। ये 270 रुपए के आसपास के भाव हैं। रेडिंगटन और गिरेगा कुणाल जी, या फिर संभलेगा? कैसा लग रहा है इसका चार्ट फॉर्मेशन आपको? काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है, बिकॉज आई थिंक लास्ट वीक या उसके पहले एक मेजर वॉल्यूम प्राइस अपटिक कैंडल आया था रेडिंगटन में। आई थिंक वो स्टॉक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था उसके पहले 240 के आसपास, बट इस सडन मूव के बाद में जब स्टॉक में 300 आया तब वॉल्यूम एक्टिविटी वापस से आ गई है। बट ये जो लास्ट 4 दिन उसके बाद जो गिरा है स्टॉक 300 से वापस से 270 पे, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वेट ऑफ ग्रेविटी अभी भी डाउन साइड पे है स्टॉक्स का। तो मेरा मानना है कि आई थिंक ये स्टॉक में थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। एज इट इज़ IT स्टॉक्स, लार्ज कैप, मिड कैप IT स्टॉक्स में मेजर हम प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्टिविटी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में नहीं देख रहे हैं। तो उस लिहाज से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक रेडिंगटन को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, रेडिंगटन पे जो है अवॉइड की राय है। और ऑफ कोर्स देखा जाए तो यहाँ पे एक बड़ा अपमूव ऑलरेडी
आईफोन के लॉन्च के समय जो था स्टॉक पे हमने देख लिया था 20-30% ऊपर है, तो यहाँ पे मुनाफा वसूली इस काउंटर्स में देखने मिल रहा है, तो दूर रहें इस स्टॉक से। लेकिन चलिए अब मेटल शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या है वजह, बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताएं विश्व मोहन। देखिए कॉपर में अगर देखें तो कल से ही काफ़ी तेज़ी दिख रही है। कॉमेक्स पर कॉपर को देखें तो करीब करीब $4.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एलएमई कॉपर को देखें तो $10,350 के आसपास है। तो ये बड़ी तेज़ी वहाँ पर दिख रही है, 2 महीने के ऊपरी स्तरों पर पहुँच चुका है। MCX पर भी आज शुरुआत हुई है, काफ़ी तेज़ी के साथ शुरुआत हुई है। सबसे बड़ी वजह है इंडोनेशिया की जो फ्रीपोर्ट कंपनी है उसके एक माइनिंग, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉपर का सोर्स है, वहाँ पर एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से उन्होंने सप्लाई रोक दी है। उस सोर्स के बारे में बता दूं कि दुनिया में वहां से करीब करीब 3.25% कॉपर की सप्लाई सिर्फ उसी माइन से होती है। उन्होंने अगले क्वार्टर के लिए कह भी दिया है कि अगले क्वार्टर में गोल्ड और कॉपर दोनों की वहां से माइनिंग होती है, तो कॉपर की जो बिक्री होगी उस माइनिंग के जरिए वो 4% घटने वाली है। तो दूसरा बड़ा सोर्स है जहां पर इस तरह की माइनिंग घटेगी। फ्रीपोर्ट कंपनी के बारे में बात करें तो फ्रीपोर्ट इंडोनेशिया की कंपनी है जो करीब 30% उत्पादन उसी माइन के जरिए कर रही थी कॉपर को। तो ये एक बड़ी खबर है। एक और माइनिंग से खबर ये आ रही है कि वहां पर लेबर प्रोटेस्ट की वजह से वहां पर माइनिंग रुकी हुई है, उत्पादन रुका हुआ है। तो ऐसी कंपनियां जो दूसरी जगहों पे माइनिंग कर रही हैं उनके भाव को प्रीमियम मिलेगा, और यही वजह है कि इक्विटी मार्केट में सपोर्ट मिल रहा है, और जो कॉपर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है उनको सपोर्ट मिल रहा है और वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। शरद बिल्कुल, यहाँ पे लेबर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, सप्लाई भी थोड़ा लो है। कॉपर में जंप हिंदुस्तान कॉपर पे भी जो है देखने मिला, टॉप गेनर भी है अपना निफ्टी मेटल इंडेक्स में। और इंटरेस्ट रेट कट सिनेरियो में मेटल्स पे ऐसे भी जो है इंटरेस्ट बना हुआ है। स्टील प्राइसेस डोमेस्टिकली अच्छे हैं और थोड़ा प्रीमियम पे भी है, और गवर्नमेंट भी फोकस लगा के रखी है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पे। तो सारे ही फैक्टर्स मेटल स्पेस पे अच्छे जो है फैक्टर्स दिखा रहे हैं और अप मूव भी देखने मिल रहा है। लेकिन एक बार बाजार की चेक ले लेते हैं। कुछ खास जो है मोमेंटम नहीं दिख रहा है बाजार में, और ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड है कि लगातार 5वें दिन जो है बिकवाली देखने मिलेगी। निफ्टी भी एक रेंज में है, एक रिकवरी का अटैम्प्ट ज़रूर कोशिश किया, बट ऐसा भी नहीं कि कुछ बड़ा मूव आ रहा है। कहीं से स्ट्रेंथ कोई काउंटर से बड़ा नहीं देखने मिल रहा है। छोटे मोटे 1 से लेके 2% तक माइनस प्लस जो है यहाँ पे आपको मूव्स देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी कंफर्टेबली 25,000 के ऊपर है। एक बार डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक पे भी एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पे भी देखें तो थोड़ा सा सपोर्ट आ रहा है प्राइवेट बैंक से, बट उतना भी जो है हम कहेंगे मोमेंटम नहीं आ रहा है। PSU बैंक्स में जो है बुलिशनेस तो बहुत थी, लेकिन कुछ सपोर्ट आज दिन के ट्रेड में नहीं आ रहा है। 55,000 के ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। ब्रॉडर इंडेसेस की भी बात करें तो कुछ खास सपोर्ट नहीं है, 1:1 फ्लैट ही जो है हमें यहाँ पे अब मूव्स देखने मिल रहे हैं। और न्यूज़ फ्लोज भी थोड़े कम हो गए हैं, तो इस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। हमारे साथ ऑफकोर्स अभिषेक, अगर बात करें तो हमने जो है ऑलरेडी ब्रेंट क्रूड और कॉपर पे जो है चर्चा कर लिया था, और देखें तो कमोडिटीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। लगता है कि मुनाफा वसूली थोड़ा गोल्ड या सिल्वर काउंटर्स में देखने मिल सकता है, क्योंकि कल 1-2 सेशन से आ रहा है, थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। कुणाल भी थोड़े दिन पहले बताया कि जो RSI है 45 ईयर हाई लेवल पे है, जो आप कहेंगे ओवरसोल्ड के जो ये RSI इंडिकेटर होती है। तो ज़रा बताएं अभिषेक, यहाँ से क्या लगता है? शरद, ये सवाल मेरे लिए था? हाँ, अभिषेक आपके लिए था, क्योंकि कुछ इक्विटी में मिल नहीं रहा है अभिषेक मुझे। देखते हैं शरद। हाँ देखिए, आज ना शेयर खोजने बड़े मुश्किल हैं। आज का मार्केट ऐसा है, आप देखिए बहुत ही टाइट रेंज में, नैरो रेंज में किसी तरह से निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है हरे निशान में। अब तो लाल निशान में दोनों के दोनों इंडेक्स आ गए हैं। 18-20 अंकों की गिरावट निफ्टी में है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर 20 अंकों के आसपास की गिरावट है। अब ये कमोडिटीज़ में आगे क्या होगा, एक बार देखते हैं कि अमेरिका में डेटा कैसे आते हैं, क्योंकि जेरोम पावेल ये साफ कर चुके हैं कि चीज़ें डेटा ड्रिवन होंगी। गोल्ड में ऊपरी स्तर से थोड़ी सी हम नरमी देख रहे हैं, और हालांकि ये है कि भाव जो है ना रिकॉर्ड हाई से आसपास टिके हुए हैं। अब वहाँ पर अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह के डेटा अगर खराब आ जाते हैं, GDP वगैरह के नंबर अगर कमज़ोर आ जाते हैं अमेरिका में, तो फिर से इकोनॉमी को लेकर कंसर्न्स पैदा होंगे और फिर से सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में आएगी। ये कंसर्न जाहिर कर चुके हैं जेरोम पावेल। उन्होंने कहा है कि शॉर्ट टर्म में महंगाई के बढ़ने का और एम्प्लॉयमेंट पर थोड़ा सा प्रेशर आने का एक रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होगी। और अमेरिका में अगर रेट कट अगर आता है, मान लीजिए तो रेट कट अगर आया भी है ना, तो वहाँ पर होगा क्या
कि फिर बॉन्ड यील्ड नीचे जाएंगी। तो बॉन्ड से अगर पैसे निकलते हैं तो अगेन वो हम देखेंगे कि प्रेशियस मेटल्स में, गोल्ड में या सिल्वर में आपको जाते हुए दिखेंगे। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला माहौल है, अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी। लेकिन चलिए, हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मोतीलाल ओसवाल के नंदीश शाह हमारे साथ हैं। नंदीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। नंदीश जी, ज़रा बताइए कि मार्केट में आपकी नज़र कहाँ पर गई है और कहां पर आप बाइंग करने की सलाह देंगे? सर, मार्केट एक रेंज में आके अटक गया है एंड हमने देखा है कि मोर एंड मोर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने मिल रही है एज कंपेयर टू प्रीवियसली वेयर लॉट ऑफ द सेक्टर्स यूज्ड टू मूव। सो नाउअडेज हमने देखा है कि बहुत सारा एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है। पर तो ये व्यू हो गया, लेकिन ये नवरात्रि का ये पावन त्योहार चल रहा है, आज है तीसरा दिन, और नंदीश जी को हमने खास तौर से इसीलिए जोड़ा है। तो जरा पहले स्वागत कीजिए संगीत से, और उसके बाद उनके बेहतरीन हम नवरात्रि वाले पिक भी जानेंगे। तो नवरात्रि शेयर हमारी ये खास पेशकश 18 स्वदेश पर। नंदीश जी बताइए, कहां पर बाइंग करनी चाहिए? फंडामेंटली कौन सी कंपनी आपको बहुत ही स्वीट स्पॉट में लग रही है और आगे पैसे बना के देगी? मेरा सबसे पहला पिक है आदित्य बिरला कैपिटल। इसमें प्रमोटर होल्डिंग ऑफ आदित्य बिरला फैमिली विच इज इनडायरेक्टली ओन्ड बाय कुमार मंगलम बिरला, उसमें उनका करीबन 70% स्टेक है और ये करंटली मार्केट कैप इज अराउंड 76,000 करोड़। सो आदित्य बिरला कैपिटल ने लगातार प्रगति करते हुए खुद को एक डिजिटल रूप में सक्षम और कस्टमर फोकस सर्विसेज के रूप में स्थापित किया है, जिसमें वेरियस बिजनेसेस मौजूद है, लाइक दे आर मोर इनटू द एनबीएफसी स्पेस व्हिच इज द लैंडिंग स्पेस, प्लस उनका अपना हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों में बड़ा स्टेक है, और एसेट मैनेजमेंट में they are now almost 6th or 7th player. EB Capital has sharpened its strategic focus on expanding its retail and MSME lending, and with the cut in the GST rate which has happened from 22nd of September, and a lot of festive demand is likely to be seen, we expect that the lending space is likely to pick up. हाल में हमने देखा कि जब भी उन्होंने जून के नंबर्स आए थे तो वो काफी अच्छे आए थे, और हमने उसमें मोतीलाल ओसवाल ने अपना अर्निंग्स अपग्रेड भी दिया था पोस्ट जून नंबर्स। तो उनका एक बहुत बड़ा लार्ज अपना हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी है विच इज मोर इनटू द प्राइम एंड द एफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस, और उन्होंने वहां पर बहुत अच्छा ग्रोथ देखा है। करीबन 30% ग्रोथ वाज सीन ऑन अ ईयर बेसिस, और उसमें से 74% of that portfolio is into secured lending. Now coming to their AMC business, which has consistently seen a very good performance in terms of increased market share, or since Jan 2025, with nearly 67% or nearly 65% of their equity AUM has appeared in the top performance on a one-year basis. Also, in the life and the health insurance segment, they have consistently witnessed a very high growth as compared to the industry, and both of these companies have been well capitalized, and we expect that this high growth rate is likely to be sustained. So, जी बिल्कुल सर, एबी कैपिटल तो है रहेगी। दूसरा आपका क्या पिक रहेगा नवरात्रि शेयर में नंदीश सर? सर, मेरा दूसरा पिक है डिलीवरी, where we have a target price of 540 and currently the market cap is around 34,000 crores. So डिलीवरी में अगर मैं इन्वेस्टमेंट रेशनल की बात करता हूँ तो 20% से अधिक मार्केट शेयर इज विद डिलीवरी, एंड वो उनका जो मैक्सिमम जो पेनिट्रेशन है, दे आर इनटू ऑलमोस्ट अबाउट 19,000 पिन कोड्स वेयर दे आर एबल टू डिलीवर द गुड्स, और मैक्सिमम जो फोकस एरिया है विच इज इनटू रूरल एंड द tier 2 and tier 4 cities forms the maximum or
a substantial share of e-commerce volume, and the acquisition is likely to help delivery in this competitive space. जी बिल्कुल। और आपका आखिरी पिक क्या रहेगा नंदीश नवरात्रि शेयर में? सर मेरा आखिरी पिक है लेमन ट्री, जहां पर हमारा टारगेट प्राइस इज 200 रुपीज एंड करंटली द मार्केट कैप इज अराउंड 14,000 crores. So travel and hospitality has witnessed a very strong growth post the COVID, and Lemon Tree is likely to benefit due to lower GST rate of 5%, where the room tariff is below 7,500 per night. और उन्होंने लास्ट 15 दिन में करीबन 8 प्रॉपर्टी साइन की है, जिसमें एवरेज रूम कीज इज अराउंड मोर देन 100 rooms per hotel, and majority of them are in the tourist location, which is likely to see increased footfalls. नीतीश जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही शानदार आपने शेयर बताए। एबी कैपिटल जो हम देखने के रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर है, 290 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, 340 के टारगेट, लेमन ट्री के लिए 200 रुपए के लक्ष्य, और डिलीवरी में देखने की रिन्यूड रेटिंग इंटरेस्ट है, क्योंकि अपने बिजनेसेस को इसने कंसोलिडेट किया। मार्जिन की एक प्रॉब्लम थी, उसको भी कंपनी धीरे धीरे दूर कर लेगी। 540 रुपए के टारगेट के साथ इसको खरीदने की सलाह दी जा रही है। तो 3 शेयर हैं नवरात्रि पिक के तौर पर नंदीश जी की तरफ से। कल कोई और एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और आप कुछ और अच्छे शेयर बताएंगे। नंदीश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और नवरात्रि के मौके पर हमें हमारे दर्शकों को ये बेहतरीन शेयर बताने के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम शुरुआत करेंगे 10 के बाजार की, और आगे एक मार्केट के महारथी भी होंगे जिनसे समझेंगे कि बाजार की आगे दशा और दिशा क्या रहने वाली है। आपकी जाएगा नहीं।